साउंड आ रहा है ना? ओके, सुनना प्लीज। लास्ट क्लास कंपनी लॉ के अंदर इट वाज अ बेसिक क्लास, उसमें मैंने एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है, बोर्ड मीटिंग क्या होता है, ये सब डिस्कस किया था। मेरे लिए जनरल मीटिंग चैप्टर में हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पहला डायग्राम होता है, जिसमें मैं बताता हूं तीन चीजें: प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपरली कंडक्टेड। उस डायग्राम में जाओ, उस डायग्राम में जाओ प्लीज। कॉपी में देखो, वो तीनों डायग्राम मिलेगा। कॉपी में वो तीनों डायग्राम दिख रहा है क्या? प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। मिला सबको? अच्छा, कन्वीन्ड का मतलब क्या होता है? कन्वीन्ड का मतलब क्या होता है? मीटिंग को कॉल करना, बुलाना। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है कि मीटिंग में सही आदमी लोग आ गए कि नहीं। कौन होता है भाई सही आदमी लोग? चेयरमैन एंड कोरम। ठीक है, कोरम, चेयरमैन एंड कोरम। फिर प्रॉपरली कंडक्टेड। कंडक्टेड का मतलब क्या है? मीटिंग में यार वोटिंग तो होगा, मीटिंग में रेजोल्यूशन तो पास किया जाएगा, और मीटिंग का रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करोगे, जिसको अपने बोलते हैं मिनट्स बुक। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कवर कराने के बाद मैं बुक मतलब ये चैप्टर के अंदर चला गया था, और मैंने फिर सेक्शन वाइज डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 96। 96 क्या होता है? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। इसको एक बार ब्रीफ में बता रहा हूं, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तुम अपना लिखा हुआ देखो, मैं बोल रहा हूं। ओके, सुनो प्लीज। हर कंपनी को एजीएम कॉल करना पड़ता है, सिवाय एक को छोड़ के। कौन? ओपीसी। ओपीसी को एजीएम कॉल नहीं करना पड़ता, बाकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी को कॉल करना पड़ता है। अच्छा, ओपीसी को क्यों नहीं करना पड़ता? जाहिर सी बात है, एक ही आदमी उसका मेंबर, एक आदमी अपने साथ क्या मीटिंग करेगा? ठीक है। नाउ एजीएम होल्ड करने का कोई टाइम लिमिट होता है क्या? हाँ होता है, होता है टाइम लिमिट। द टाइम लिमिट इज अर्लीस्ट ऑफ द थ्री, अर्लीस्ट ऑफ द थ्री। अच्छा, वो थ्री क्या है तुम्हारे सामने? नंबर 1 एवरी कैलेंडर ईयर, नंबर 2 विद इन 15 months ऑफ लास्ट एजीएम, एंड नंबर 3 विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एजीएम होल्ड करना पड़ेगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अच्छा, आरओसी कितने का एक्सटेंशन दे सकता है भाई? आरओसी कितने का एक्सटेंशन दे सकता है? 3 months। अच्छा, मैं एजीएम अगर टाइम लिमिट के अंदर होल्ड नहीं करूं, अगर मैं टाइम लिमिट के अंदर एजीएम होल्ड नहीं करूं, तो पहला सवाल सुन लो। अभी राइट नाउ इंडिया पर और तुम्हारे सिलेबस में भी कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा पनिशमेंट के लिए? 98 की 168? 168। 98 न्यू एक्ट का एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या एप्लीकेबल है हम लोग के सिलेबस में और इंडिया पे? 168 ओल्ड वाला। उसमें पेनल्टी कितना है भाई? 50,000 प्लस 2,500 पर डे। 50,000 प्लस 2,500 पर डे। जिस दिन एनसीएलटी बनेगा उस दिन सेक्शन 98 नोटिफाई होगा, और क्या हुआ? उस दिन सेक्शन 99 नोटिफाई होगा, और सेक्शन 99 के मुताबिक पनिशमेंट कितना होता है? डबल, 1 लाख प्लस 5,000 पर डे। ये क्लियर एकदम? ठीक है। मेरा नेक्स्ट सवाल, फर्स्ट एजीएम कब तक हो जाना चाहिए? फर्स्ट एजीएम कब तक हो जाना चाहिए? विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, कई जन के दिमाग में एक धोखा है। धोखा ये, उनको ये लगता है कि कंपनी का जो पहला साल है, कंपनी का जो फर्स्ट ईयर है, उसी के अंदर फर्स्ट एजीएम होना चाहिए। ये तो बेवकूफी है, क्योंकि एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। उसको एनुअल क्यों बोलते हैं? इसलिए कि साल में एक बार होता है। अरे वो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है क्या? नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग को एनुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हम लोग एनुअल अकाउंट्स, एक साल का अकाउंट शेयर होल्डर के हाथ में रखते हैं। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म भी नहीं हुआ, उसके अंदर तुम फर्स्ट एजीएम कैसे करेगा? कहां से अकाउंट्स लाएगा? तो फर्स्ट एजीएम तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही हो सकता है। फर्स्ट एजीएम तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही हो सकता है। तो कब? विद इन 9 months ऑफ द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये क्लियर एकदम? ठीक है। तो एजीएम के बारे में तो हम लोगों ने ये मेन बातें पढ़ी। उसके बाद आई हैड ड्रॉन अ कंपैरिजन, जो मैं याद दिला रहा हूं। मैंने लिखा था कि न्यू एक्ट के 3 सेक्शंस हैं,
ये तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो जो नोटिफाई नहीं हुआ है इनका करस्पॉन्डिंग ओल्ड सेक्शंस क्या है? 167, 186, 168 करस्पॉन्डिंग। सिलेबस में क्या है अभी और क्या नहीं है अभी, पर ये तीनों बड़े मिलते जुलते हैं, तीनों बड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा, 97 नंबर सेक्शन, 97 नंबर सेक्शन क्या है? 97 नंबर सेक्शन के मुताबिक एनसीएलटी चाहे तो जबरदस्ती एजीएम कॉल करवा सकता है इफ द कंपनी इज नॉट होल्डिंग एजीएम। ये एक्चुअली मैंने पूरा का पूरा अंदर तक रीड भी करवा के कंप्लीट करा दिया था। आज तो एक्चुअली मेरे को आगे का पढ़ाना चाहिए सेक्शन 100, तो रिकैप करा रहा हूं, तो मैं ये पूरा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो समरी बता रहा हूं। 97 सेक्शन 97 के मुताबिक अगर एक कंपनी अपना एजीएम होल्ड नहीं कर रही है तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल उसको बाध्य कर सकता है फॉर होल्डिंग एजीएम, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पुराना सेक्शन कौन सा? 167। इसमें कौन बाध्य कर सकता है? सीजी कैन फोर्स द कंपनी टू होल्ड एजीएम। अच्छा, जब मैं सीजी बोलता हूं तो मेरा मतलब क्या होता है? सीजी बोलता हूं तो उसका मतलब क्या? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। अब इधर अगर एक कंपनी इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर अ कंपनी टू कॉल अ जनरल मीटिंग ईजीएम, तो एनसीएलटी बाध्य कर सकता है उसको ईजीएम कॉल करने के लिए। पुराने सेक्शन में सीएलबी फोर्स कर सकता है टू कॉल ईजीएम, ये पढ़ाया था ना। अच्छा, ये पढ़ाना बाकी है, यहां से डिस्कशन करना है मुझे ना, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। 99 अपना हो चुका, तो 99 क्या था? पनिशमेंट अगर तुम एजीएम। अच्छा, एक बात है, इज देयर अ टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग ईजीएम? एजीएम होल्ड करने का टाइम लिमिट होता है, ईजीएम होल्ड करने का टाइम लिमिट नहीं होता। ईजीएम तो एडहॉक है, ईजीएम तो एडहॉक है। मेरा जब कंपनी को जब जरूरत है तब वो ईजीएम कॉल कर लेगा, तो ईजीएम होल्ड करने का तो कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं हो सकता ना। तो ये 99 में पनिशमेंट किसके लिए? इफ यू आर नॉट होल्डिंग ए एनुअल जनरल मीटिंग विद इन टाइम, तो पनिशमेंट क्या था? और 168 में क्या था? 50,000 प्लस 2,500 पर डे, ठीक है। ओके, आज मेरा पूरा डिस्कशन यहां से स्टार्ट होगा और मैं काफी आगे तक जाऊंगा। मैं काफी नया लेवल का चीज बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत सारा नया चीज। एक बात को समझो, खाली प्रोविजन को सुन लेना या प्रोविजन को पढ़ लेना इज नॉट इनफ अंटिल यू नो कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे होता है, ठीक है। ये बहुत आसान है बोलना कि सेक्शन 101 में हम लोग शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज देंगे और एजीएम या ईजीएम बुला लेंगे, पर एग्जैक्टली नोटिस कैसे भेजा जाता है वो समझना भी जरूरी है। तो वो सब कुछ मैं बताऊंगा, उसके लिए आई विल हैव टू मतलब गिव यू अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल ज्ञान जो साइड में तेरे को देना पड़ेगा, तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इससे चालू कर रहा हूं। बुक में आ जाओ, मिटा रहा हूं, बुक में आओ। सेक्शन नंबर 98, मिटा रहा हूं। अब प्लीज बोर्ड पे पर ध्यान देना। अगर ईजीएम कॉल करना इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल मतलब संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा देखेंगे एग्जाम्पल। क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन ईजीएम कॉल करना संभव नहीं हो पा रहा है तो एनसीएलटी या सीएलबी मजबूर कर सकता है कंपनी को कि आपको ईजीएम कॉल
करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे, देखो एग्जाम्पल, एक बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन आया था सीए फाइनल में। वो एक्चुअली फाइनल का क्वेश्चन नहीं था, वो एक्चुअली क्वेश्चन था इंटर लेवल का, पर जिस आदमी ने भी सेट किया था शायद पता नहीं कुछ क्या सोच के कर डाला। ठीक है, तो वो क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिंट में नेक्स्ट पेज में। तुम 98 और 186 के बाद देखो एक केस स्टडी दिया हुआ है, मिला 98 और 186 के बाद केस स्टडी एक, 186 के बाद जो केस स्टडी है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इधर ध्यान दो, कंपनी का नाम है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड। 2 शेयर होल्डर्स हैं, और 2 ही डायरेक्टर्स भी है। स्टोरी एकदम सिंपल है। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग 2 शेयर होल्डर्स एंड दोज 2 पर्सन्स देमसेल्व्स आर आल्सो डायरेक्टर्स। ऐसी कंपनी में डायरेक्टर्स लोग बोर्ड मीटिंग करे या शेयर होल्डर्स लोग आके जनरल मीटिंग करे, बात तो एक ही है, इन दोनों को ही आना है, और कौन आएगा। ऐसी कंपनी में तुम बोर्ड मीटिंग बुलाओ चाहे जनरल मीटिंग बुलाओ, एक ही बात है, क्योंकि यही दोनों शेयर होल्डर, यही दोनों डायरेक्टर। अच्छा, ऐसी कंपनी में कोरम क्या होगा? कोरम क्या होता है? मिनिमम इतने आदमी होने चाहिए टू मेक इट अ वैलिड मीटिंग। इस टाइप की कंपनी में जनरल मीटिंग का कोरम क्या होगा और बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होगा? दोनों का ही कोरम 2 होगा। इस टाइप की कंपनी में जहां टोटल गिन के 2 लोग हैं, वहां मीटिंग का कोरम क्या होगा? 2 से कम क्या होगा? 1 थोड़ा ना हो सकता है। एक आदमी अकेला क्या मीटिंग करेगा? मीटिंग करने के लिए कम से कम तो 2 आदमी चाहिए। तो ऐसी कंपनी में कोरम क्या आएगा? चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, कोरम 2 है। अब क्या हुआ? ए होल्ड्स 51% स्टेक, बी होल्ड्स 49% स्टेक, और दोनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा हो गया है, लड़ाई। ठीक है, कोई भी लड़ाई को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बातचीत। ठीक है, अगर आपस में बातचीत करके हम लोग फिर से ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं एक दूसरे के बीच में, तो मैटर सॉल्व। तो मिस्टर ए ने लीड लिया, उसने लीड लिया। ए ने बी को बोला कि एक बोर्ड मीटिंग कॉल करते हैं, चलो। तो मिस्टर ए ने एक बोर्ड मीटिंग कॉल करवाया। ओके, दोनों डायरेक्टर है ना कंपनी के, तो बोर्ड मीटिंग कॉल करवाया। अब बोर्ड मीटिंग में ए आ गया और मिस्टर बी नहीं आया, तो कोरम है क्या? कोरम नहीं है, मीटिंग हो पाएगा क्या? नहीं। अब हम लोग से पूछा है कि मिस्टर ए को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो हम लोग बताएंगे क्या करना है। ओके, ये लोग दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, मतलब बी नहीं चाहता, ए तो चाहता है मिलना, कि मिल के सॉल्व हो जाए। बोर्ड मीटिंग में मिलो या जनरल मीटिंग में मिलो, बात तो एक ही है, क्योंकि तुम लोग दोनों 2 ही हो टोटल गिन के, चाहे बीएम करो चाहे जीएम करो, बात एक ही है। तो मिस्टर ए चाहे तो बीएम के बदले जीएम कॉल कर सकता है। मिस्टर ए चाहे तो बीएम के बदले जीएम कॉल कर सकता है। ऐसे जीएम को क्या बोलेंगे? ईजीएम। याद रखना, एनी जीएम अदर देन एजीएम इज ईजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ के और कोई भी जनरल मीटिंग होता है तो कौन सा जनरल मीटिंग है वो? ईजीएम। ओके, आगे स्टोरी क्या है? ऐसा ईजीएम, अब वही बात होगा, अगर मिस्टर ए ईजीएम कॉल करेगा तो फिर से मिस्टर भी गायब रहेगा, तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। कोरम तो सेटिस्फाई हो नहीं पाएगा और कंपनी का काम लटका हुआ है। इन लोगों को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, डिसीजन ले नहीं पा रहे, कंपनी का काम लटका हुआ है, पेंडिंग चल रहा है, तो क्या किया जाए? तो मिस्टर ए को क्या करना चाहिए? एज पर सेक्शन 186 ओल्ड या फिर एज पर सेक्शन 98 न्यू, एक ही बात है ना। अरे तुम 98 का न्यू बोलो या 186 का ओल्ड बोलो, बात तो एक ही है। एनसीएलटी के बदले सीएलबी लिख दो, यही तो फर्क है। तो इस आदमी को क्या करना चाहिए? एनसीएलटी या फिर सीएलबी के पास जाना चाहिए। अभी इंडिया में एनसीएलटी तो बना नहीं है, तो किसके पास जाएगा? सीएलबी। उनके पास जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज
इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल द मीटिंग बिकॉज हम लोग की कंपनी में 2 ही लोग हैं और कोरम के लिए 2 लोग चाहिए और मिस्टर बी रूठा हुआ है, वो आएगा नहीं, तो इट हैज बिकम इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग। क्योंकि हम लोग की कंपनी, देखो एक बात सोचो, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, फेसबुक वाले नहीं, रियल वाले, ठीक है, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, मैं 11वां हो गया, मेरा मन हो रहा है कि हम लोग को मूवी जाना है, ठीक है, मैंने कॉल घुमाया, 2 दोस्त लोग बोला नहीं जा सकते, हम लोग का जॉब है, बीच में नहीं जाएंगे, तुम्हारी तरह आवारा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैं अपने बाकी 8 को बोलूंगा, वो लोग चल पड़े मेरे साथ, हो गया ना बात सॉल्व, क्योंकि हम लोग इतने सारे हैं। लेकिन 2 ही लोग हैं, तब तो दोनों को ही आना पड़ेगा, और अगर दूसरा वाला आ नहीं रहा तो आप हो पाएगा क्या मीटिंग? हो ही नहीं पाएगा। तो इट हैज बिकम इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग। उस केस में एनसीएलटी या सीएलबी कंपनी को ऑर्डर देके बोलेगा कि आपको ईजीएम कॉल करना है, ये ऑर्डर ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लोग तो कोर्ट है ना, एनसीएलटी या सीएलबी एक तरह का कोर्ट है, कोर्ट का ऑर्डर आया है कि मीटिंग में जाना है तो जाना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर आया है तो मिस्टर बी भी डरते डरते आएगा मीटिंग में अटेंड करने। अब अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो दोनों आ गए, मीटिंग हो गया। लेकिन मान लो इसमें भी लड़ाई है, मिस्टर बी बहुत ज्यादा स्टबर्न है, वो बोलता है मेरे को कोई भी बोल ले मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, चाहे सीएलबी बोले चाहे एनसीएलटी बोले, मैं नहीं आऊंगा। तो अब क्या होगा? इस केस में एनसीएलटी या सीएलबी ना अपने ऑर्डर में लिख देता है ये बात कि अगर ऐसे मीटिंग में जिसको मैं बुला रहा हूं, सीएलबी और एनसीएलटी पहले से लिख देता है कि ऐसे मीटिंग में जिसको मैं कॉल कर रहा हूं, अगर उस मीटिंग में एक भी आदमी आ गया, चाहे खुद आए चाहे प्रॉक्सी को भेजे, प्रॉक्सी मतलब कोई दूसरा अपने बदले किसी और को, चाहे खुद आए चाहे प्रॉक्सी को भेजे, उस एक आदमी को कोरम मान के मीटिंग कंडक्ट कर लेना। तो चलो कोई बच्चा आर्ग्यूमेंट के लिए बोल रहा है कि बी बहुत ज्यादा जिद्दी है, मेरी तरह वो नहीं आएगा, मतलब स्टूडेंट की तरह, तो मत आने दो। वो बी नहीं भी आएगा तो अकेला ए ईजीएम होल्ड कर सकता है, ए को ही कोरम मान लिया जाएगा और जो भी रेजोल्यूशन वो पास करेगा इट विल बी वैलिड। तो सारा जो पेंडिंग डिसीजन था सब फुलफिल हो जाएगा, मैटर क्लोज, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये इम्प्रैक्टिकेबल का एग्जाम्पल है बुक में। सेक्शन 98, प्लीज सेक्शन 98 में आना, डिस्कस कर रहा हूं, अंदर का पढ़ रहा हूं, प्लीज अंदर आ जाओ। पहला पॉइंट, ट्राइब्यूनल टू कॉल एन ईजीएम इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल ईजीएम। अंदर, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग, अंडरलाइन किया हुआ है ना, देन अदर देन एजीएम द ट्राइब्यूनल में, नंबर 1, आइदर सुओ मोटू। अच्छा सुनो, सुओ मोटू का मतलब होता है अपनी इच्छा से, मतलब लिखो ऐसे, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। सुओ मोटू का मतलब ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, अपनी इच्छा से, या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर और मेंबर। कंपनी का कोई डायरेक्टर या मेंबर अगर रिक्वेस्ट करे तो मिस्टर ए तो डायरेक्टर भी मेंबर भी दोनों ही है। नंबर ए, ऑर्डर अ मीटिंग टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज द ट्राइब्यूनल थिंक्स फिट। एंड नंबर बी, गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस। एंसिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डायरेक्शंस देना, ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द एक्स्ट्रा डायरेक्शंस इज कि अगर एक आदमी भी आ गया चाहे खुद या प्रॉक्सी द्वारा, उसको क्या माना जाएगा? कोरम माना जाएगा और मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। तो गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस एज द ट्राइब्यूनल थिंक्स एक्सपीडियंट, इंक्लूडिंग डायरेक्शंस मॉडिफाइंग और सप्लीमेंटिंग इन रिलेशन टू द कॉलिंग होल्डिंग। इतना लंबा लाइन दिख रहा है, ये लाइन ना फाइनल लेवल का स्टूडेंट भी नहीं लिख सकता, तो इतना लंबा लाइन याद नहीं करने का, सिंपल याद करने का। ट्राइब्यूनल कैन ऑर्डर द कंपनी टू कॉल एन ईजीएम एंड कंडक्ट इट इन सच मैनर एज इट थिंक्स फिट। ट्राइब्यूनल में ऑल्सो इंस्ट्रक्ट दैट इन सच अ मीटिंग वन मेंबर प्रेजेंट आइदर इन पर्सन और इन प्रॉक्सी, आइदर इन पर्सन और इन प्रॉक्सी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कोरम। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखो ना, इतना लिखने का नहीं है। टर्न नेक्स्ट पेज में लिखा है ना, देख तो नेक्स्ट पेज में देखो, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन में इंक्लूड
a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting. ठीक है, ये लैंग्वेज क्लियर है, लिख के दिया हुआ है, ओके। अच्छा नीचे देखो क्या चालू हो रहा है, सेक्शन 186 सेम है, सेक्शन 186 पूरा सेम है तो, पर वो ओल्ड एक्ट का है। अच्छा 186 में तुम किसको रिक्वेस्ट करोगे, एनसीएलटी को कि सीएलबी को? बाकी अंदर जो लिखा है डिट्टो सेम है, तो रीड आउट नहीं कर रहा हूं। अब ये क्या हो रहा है, एक बात सुनो, इतना पढ़ाने के बाद ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो एक स्टूडेंट के माइंड में आएगा वो ये आएगा, एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, सेक्शन 98 पढ़ें या 186? और अगर पढ़ दोनों लेते हैं मान लो, तो भी एग्जाम में लिखेंगे कौन सा, सेक्शन 98 की 186? तुम टेंशन मत लो, इंस्टीट्यूट तुमको बताएगा कि तुमको क्या लिखना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट तुमको बताएगा। जैसे 186 के बाद जो क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन में पूछा है आंसर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट एडवाइस ए अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर मेरे से पूछा कंपनीज एक्ट 2013 बोलो, तो मैं कौन सा सेक्शन बोलूंगा, 98। अगर मेरे को लोग लिख के देते कंपनीज एक्ट 1956, तो मैं क्या लिख के दूंगा, 186। तो वो डिपेंड करता है क्या पूछा है, जो पूछा तुम लिख दो। मेहनत तो ज्यादा हो नहीं रहा है तुम्हारा, उतना तुम बोल नहीं सकता कि मेरा डबल डबल मेहनत हो गया, काहे का डबल मेहनत हुआ है, सेम तो सेक्शन है दोनों, एक एक वर्ड सेम है उसका, खाली उसमें एक ही नाम चेंज था, एनसीएलटी और सीएलबी। तो मेहनत डबल नहीं हो रहा है, खाली लिखते वक्त आई हैव टू बी लिटिल अलर्ट व्हाट दे आर आस्किंग मी, वेदर दे आर आस्किंग मी पुराना एक्ट और नया एक्ट, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मुझको पूछा कंपनीज एक्ट 13, तो मैंने भी आंसर में सेक्शन 98 लिख के दिया है नीचे, ठीक है। आंसर में देखो सेक्शन 98 लिखा होगा नीचे, ठीक है ना, टर्न करो। यहां तक क्लियर है ना बात, ओके। एक्चुअली देखो क्या, बात को समझो, मैंने कल भी बताया था कि इंटर के लेवल में टोटल 122 सेक्शन है, जिसमें से 116 नया है और 6 पुराना है। अब क्या है ना, पेपर सेटर जो होगा उससे गलती हो सकता है, अगर वो इंसान अपने होशोवास में पेपर सेट कर रहा है तब तो उसको लिख देना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन मान लो वो रिदम में लिख डाला कंपनीज एक्ट 2013, तो मैं दोनों के लिए तैयार रह के जाऊंगा कि 56 बोलेगा तो मैं 186 लिख दूंगा, अगर मेरे को 2013 बोलेगा तो मैं 97 लिख दूंगा, 98 लिख दूंगा, ठीक है, क्लियर एकदम। नेक्स्ट सेक्शन 99 दिख रहा है, पनिशमेंट हो गया, उसमें बोलने का कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, सेक्शन 168 ओल्ड वाला हो चुका, टर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का स्टार्ट, सेक्शन 100 कॉलिंग ऑफ एन ईजीएम। असली टॉपिक यही है। मैं इसके अंदर बहुत कुछ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन ऑब्वियसली दैट विल हैपन स्लोली, क्योंकि इतना कुछ मेरे को बोलना है कि मैं एक सांस में नहीं बोल सकता, ठीक है। ध्यान से सुनो, स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है। लिसन, हम लोग का टॉपिक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ओके। व्हाई शुड वी कॉल ईजीएम? The first question is why should we call EGM extraordinary general meeting? क्यों? The answer is simple. इधर ध्यान दो, लिखने लिखने कोई दरकार नहीं, it's just for your understanding purpose. AGM का एक सीजन होता है, AGM का एक सीजन होता है। हम लोग कल ही पढ़े थे कि AGM कब तक हो जाना चाहिए, 30 सितंबर तक मोटा मोटी, ठीक है। तो थोड़ा आगे पीछे ले लो, पर मोटा मोटी 30 सितंबर तक एजीएम खत्म हो जाना चाहिए, 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके। अब दूसरी बात यह है कि एजीएम मई के पहले हो नहीं सकता, मई के पहले एजीएम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 31 मार्च को तो साल खत्म होगा, 31 मार्च को साल खत्म होगा, उसके बाद अकाउंट्स रेडी किया जाएगा, अकाउंट्स का ऑडिट करेगा कोई सीए अकाउंट्स का ऑडिट करेगा, उसको टाइम लगेगा। फिर एजीएम का नोटिस भेजा जाएगा, और एजीएम का नोटिस शेयर होल्डर्स को कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए? 21 डेज पहले।
एजीएम का नोटिस शेयर होल्डर को कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए? 21 डेज पहले। अरे इतना सारा काम, ऑडिट कंप्लीट करना है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस रिपोर्ट को अप्रूव करेंगे, एनुअल रिपोर्ट छपेगा, छपने के बाद 21 दिन पहले भेजा जाएगा। तो मरी हालत में भी एजीएम मई के पहले तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। और खत्म कब तक करना है? सितंबर तक। तो एजीएम इज हेल्ड बिटवीन मई टू सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 5 महीना एजीएम का सीजन होता है, ठीक है। जितनी भी कंपनीज है हिंदुस्तान में, सबका एजीएम मई से सितंबर के बीच में ही कंडक्ट किया जाता है। ओके, नाउ हम लोग को साल के बीच में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। सब फैन ऑफ कर दो सारा, ठीक है। तो फैन सारा ऑफ कर दो, सुना प्लीज। हम लोग को साल के बीच में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, बहुत बड़ा डिसीजन, जिसके लिए शेयर होल्डर का अनुमति लेना जरूरी है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कुछ भी कॉपी नहीं करना, जस्ट यू हैव टू लिसन टू मी। कंपनी में सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होता है? शेयर होल्डर्स। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की है। तो कंपनी में सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? शेयर होल्डर्स। लेकिन शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर तो बैठे हुए नहीं है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। मैं भी रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मैं कैलकाटा में हूं ना, बॉम्बे में थोड़ा ना हूं। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स तो बाहर बैठे हैं, हालांकि सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग का पावर उनके हाथ में ही है। अच्छा, उनके बाद किनका नंबर आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनके बाद किनका नंबर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर ऑल्सो सिटिंग इनसाइड द कंपनी। तो कंपनी का जो डे टू डे डिसीजंस होता है कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन कुछ ऐसा मैटर्स होता है जो इतना इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं ले सकता, उसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स दे सकता है। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, ध्यान से सुनो। कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ है इंडिया में, लेट्स से, ठीक है, कि इंडिया के किसी कोने में कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ है, प्राकृतिक आपदा, तो अब वहां पर डोनेट करना चाहिए सबको। तो हम लोग कंपनी है, कंपनी का भी मन हो रहा है कि नेचुरल कैलामिटी में हम लोग को डोनेट करना चाहिए। कितना डोनेट करने का इच्छा हो रहा है? 20% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। कितना? मेरा इच्छा हो रहा है, मतलब हम लोग कंपनी है, हम लोग का नाम है एक्स लिमिटेड, हम लोग का इच्छा हो रहा है कि 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर शुड बी डोनेटेड टुवर्ड्स दोज फ्लड विक्टिम्स। ओके, 20% तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा, मेरा पहला सवाल, ये प्रॉफिट जो है कंपनी का, उस पर किसका हक बनता है? शेयर होल्डर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? शेयर होल्डर्स का हक बनता है। प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो है नहीं, वो तो शेयर होल्डर्स का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत दानवीर बन रहे हैं। देखो, अगर आप दानवीर बन रहे हो अच्छी बात है, आप अपना पैसा डोनेट करो, दूसरों का पैसा थोड़ा डोनेट कर दोगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दिल एकदम दरिया की तरह है, तो यार अपना पैसा डोनेट कर, अपना मर्सिडीज दे दे, ठीक है। शेयर होल्डर्स का पैसा तो तुम डोनेट नहीं कर सकता ना। 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट तुम डोनेट करना चाहता है, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। रिलायंस को जरा तुम देखो, रिलायंस का इस साल का जो पैट गया था ना, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 24,000 करोड़ था। 24,000 करोड़ का 20% 4800, 4,800 करोड़ आएगा, मतलब लगभग समझ लो 5,000 करोड़ रुपया। 5,000 करोड़ रुपया तुम डोनेट करना चाहता है, शेयर होल्डर का पैसा कर लेगा क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो इसके लिए तो भाई शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्लड कब आया था? बाय द वे, फ्लड आया था जनवरी में, तो डोनेशन भी तो जनवरी में करेंगे कि हम लोग बोलेंगे रुक जाओ, हम लोग का अगस्त में एजीएम होगा तब देंगे। फ्लड आया जनवरी में, तो डोनेशन भी कब होगा? जनवरी में। अब जनवरी सीजन में आ रहा है क्या एजीएम के? तो हम लोग का डिसीजन है कि वी वांट टू डोनेट 20% ऑफ नेट प्रॉफिट टू द फ्लड विक्टिम्स। हु कैन डिसाइड ऑन सच मैटर? शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। तो अब जनवरी में तुमको जनरल मीटिंग बुलाना है, ऐसे जनरल मीटिंग को क्या बोला जाएगा? ऑलवेज रिमेंबर, एनी जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स मीटिंग अदर देन एजीएम इज कॉल्ड ईजीएम। तो जब जब हम लोग को साल में बीच में कभी कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो हम लोग ईजीएम कॉल करते हैं।
कभी भी हम लोग को साल के बीच में अगर शेयर होल्डर से पूछ के कोई डिसीजन लेना है तो कौन सा मीटिंग कॉल किया जाता है? EGM। ठीक है, ये पहला सवाल का जवाब। नेक्स्ट मेरा सवाल है, हु हैज द पावर टू कॉल EGM? ये मैं लिखूंगा बोर्ड पे। ये तो देखो एक क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन था, ये तुमको कॉपी नहीं करना, अब मेन चीज है वो तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे को EGM के ऊपर बहुत कुछ पढ़ाना है, मैं एक एक करके धीरे धीरे मूव करूंगा, ठीक है? जहाँ भी ऐसा कोई चीज़ है जो मेरे को लगता है कि लिखाना है तो वो मैं अपने आप ही लिखा दूंगा, और जो मेरे को लगता है खाली बोलने के लिए लिखाने के लिए नहीं, दैट आई विल नॉट मेक यू राइट। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, स्टार्ट कर दें एक बार। सुनना, मैंने बोर्ड पे 4 पॉइंट्स लिखा है, ये चारों लोग EGM कॉल कर सकते हैं, ये चारों लोग EGM कॉल कर सकते हैं। ऊपर वाला 3 पॉइंट कौन से सेक्शन में लिखा है? 100। और नीचे वाला पॉइंट कौन से में लिखा है? न्यू 98, ओल्ड 186। ये तो पढ़ के आ चुके अपने, इसके बारे में अपने को बात करना नहीं है। Whenever it is impracticable to call in EGM, who does it? NCLT और CLB under section 98/186। तो this is done। अभी इस पे फोकस है, ABC पे। Who can call in EGM? Board of Directors, suo moto। suo moto का मतलब है, जैसे मान लो कंपनी को कोई अपना डिसीजन लेना है, जैसे 20% नेट प्रॉफिट दान देने का इच्छा हो रहा था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मालूम है कि वो लोग ये डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो लोग खुद ही एक EGM कॉल करवाया, शेयर होल्डर से पूछा भाई दान दे दें क्या। वैसे ही मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो एक बार, सुनो ध्यान से। ITC तुम जानता है बहुत बड़ा कंपनी है, ITC, ठीक है? कैलकाटा में रजिस्टर्ड ऑफिस है पर पूरे इंडिया में चलता है। ITC का सबसे बड़ा धंधा है सिगरेट का। ITC का आज के दिन कमाई कितना होता है? 12,000 करोड़ रुपए का पैट है उनका। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ITC का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्री टैक्स सोच लो क्या होगा।
12,000 करोड़ का, उसमें से 10,000 करोड़ तो वो सिगरेट से कमाता है खाली। इंडिया में जितना भी सिगरेट बिकता है 80% सिगरेट आईटीसी का होता है। विल्स, गोल्ड फ्लेक, ये सब आईटीसी का है। ओके, और इसके अलावा आईटीसी का होटल बिजनेस है। आईटीसी के 5 स्टार होटल्स पूरे इंडिया में, अपने कैलकाटा में आईटीसी सोनार बांग्ला, दिल्ली में आईटीसी मौर्या एटसेट्रा। फिर आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी बिजनेस, ठीक है, जिसमें क्लासमेट कॉपी, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्कुट, बिंगो चिप्स, ये सब आता है। आईटीसी ने एक डिसीजन लिया है, ध्यान से, आईटीसी ने डिसीजन लिया कि वो लोग अपना पूरा एफएमसीजी बिजनेस बेच रहे हैं। आईटीसी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे वांट टू टेक अ डिसीजन। व्हाट डिसीजन? दे वांट टू सेल फुल एफएमसीजी बिजनेस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। मैं समझा रहा हूं, प्लीज सुनना। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर साबुन बनाता है, लक्स, डव, पियर्स, लिरिल, लाइफ बॉय, सब हिंदुस्तान लीवर का है। हिंदुस्तान लीवर टूथपेस्ट बनाता है, पेप्सोडेंट, क्लोजअप। इसके अलावा डिटर्जेंट्स बनाता है, रिन, सर्फ, डोमेक्स, व्हील, सनलाइट, ये भी हिंदुस्तान लीवर का है। क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम हिंदुस्तान लीवर का है। किसान सॉस, टमाटो केचप, सब उसका है। हिंदुस्तान लीवर इज द लीडिंग एफएमसीजी कंपनी। तो अब क्या हुआ, और दूसरी तरफ अपना ये आईटीसी का सिगरेट छोड़ के जो बाकी बचा हुआ है, सिगरेट भी एफएमसीजी होता है एक्चुअली, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, लेकिन पर क्या है, सिगरेट का उनका कमाई इतना बड़ा है कि वो लोग सिगरेट को एफएमसीजी से अलग रखते हैं, ठीक है। और आईटीसी का जो बाकी बचा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है ना, उसमें आईटीसी को घुसे हुए 15 साल हुआ है और उससे कोई ज्यादा कमाई नहीं हो रहा। एक तरफ हिंदुस्तान लीवर है जिसको एफएमसीजी से कमाई होता है 8,500 करोड़ का, और दूसरी तरफ अपना ये आईटीसी है। आईटीसी का ये सनफीस्ट और क्लासमेट कॉपी बेच के टोटल कमाई आता है 24 करोड़ रुपया। 24,000 करोड़ नहीं, खाली 24 करोड़। तो आईटीसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला, भाई हम लोग सिगरेट ही सही बनाते हैं, 100 साल से बना रहे, वही बेस्ट है, ये बंद करो अब से, ठीक है। इतना बड़ा एफएमसीजी का बिजनेस है, भले ही तुम्हारा कमाई उससे नहीं हो रहा, पर तुम्हारा एसेट्स उसमें बहुत ज्यादा है। कमाई होना अलग चीज है और उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और एसेट्स होना अलग चीज है। आईटीसी का ह्यूज एसेट्स एफएमसीजी बिजनेस में। आईटीसी बोला नहीं चलाएंगे ये धंधे को, ये धंधा हम लोग बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं भाई? हिंदुस्तान लीवर को, वो लोग इसमें बेस्ट है। इतना बड़ा डिसीजन। आईटीसी वांट्स टू सेल 20% ऑफ इट्स अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी। ये डिसीजन बिना शेयर होल्डर के परमिशन के हो सकता है क्या? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद चला के, सुओ मोटो खुद चला के एक ईजीएम कॉल किया, शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करके एसआर पास करवाया, स्पेशल रेजोल्यूशन, और डिसीजन हो गया। दैट इज कॉल्ड सुओ मोटो। सेकेंड और थर्ड ये क्या है? बी और सी, ये डिस्कस कर रहा हूं हम लोग। सुनो, अब मैं बी के बारे में बोल रहा हूं, इसको ध्यान से। मैं बी और सी के लिए ना एक अलग से डायग्राम भी बनाऊंगा, पर पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। सुनो, कंपनी का जो एमडी है ना, ये जो भी मैं बोल रहा हूं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, हम लोग की कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। क्या नाम है? एक्स लिमिटेड। हम लोग की कंपनी का जो एमडी है ना, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका नाम है मिस्टर बिग फिश। मिस्टर बिग फिश वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, एक नंबर का फ्रॉड। सारे शेयर होल्डर्स मिलके उसको हटाना चाहते हैं, सारे शेयर होल्डर्स मिलके एमडी को हटाना चाहते हैं। तो एमडी को हटाने के लिए तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर तुम एमडी को हटाना चाहते हो तो ये हटाने का पावर किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर लोग आके डिसाइड करेगा तभी तो हटेगा। तो अभी एजीएम बहुत दूर है, अभी एजीएम बहुत दूर है। अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है लेट से, और एजीएम होगा अगस्त में। तो हम लोग अभी हटाना चाहते हैं, तो 8-9 महीने में तो पता नहीं और क्या बर्बाद कर देगा एमडी। चोर एमडी है ना। तो हम लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने, वी शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1/10 यानी 10% ऑफ द वोटिंग पावर। वोटिंग पावर कौन से शेयर से आता है? इक्विटी की प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर।
तो हम लोग में से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास मिलाकर कितना शेयर्स है, 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी 10% वोटिंग पावर। हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक ईजीएम कॉल करो, हम लोग उसमें एमडी को हटाएंगे। ठीक है, ध्यान से, हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट के बदले में कौन सा वर्ड लिख रहा हूं, रिक्विजिशन, ये टेक्निकल वर्ड है, यही लिखोगे। तो हम लोग जो 10% शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं, हम लोगों ने बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप एक ईजीएम कॉल करो जिसमें एमडी को हटाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 15 डायरेक्टर्स था इंक्लूडिंग एमडी। तो एमडी तो अपने आप को हटवाना पसंद करेगा नहीं, लेकिन बाकी 14 डायरेक्टर्स वो लोग खुद एमडी से दुखी थे। बाकी जो बचे हुए 14 डायरेक्टर्स दे देमसेल्व्स आर ट्रबल्ड बाय द एमडी। तो वो लोग बोले हाँ इसको तो हटाना है भाई, सही है। तो उन्होंने ईजीएम कॉल कर लिया। इस बार ईजीएम कौन कॉल कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पर अपने इच्छा से कर रहा है कि किसी के बोलने पे, किसी के बोलने पे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉलिंग द ईजीएम ऑन रिक्विजिशन बाय शेयर होल्डर्स। ऊपर ए में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज कॉलिंग द ईजीएम अपनी इच्छा से, बी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज कॉलिंग द ईजीएम शेयर होल्डर्स की इच्छा से। अच्छा, एक शेयर होल्डर की इच्छा करने से कुछ होगा क्या? वो तो मेरा भी इच्छा हो रहा है कि एक बार मैं रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे एक नोटिस मार दूं कि सामने ईजीएम कॉल करो, मुकेश अंबानी को हटाओ, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो मेरे बिजनेस हो जाएगा क्या? नहीं। कितना शेयर होल्डर्स चाहिए? कम से कम 10% ऑफ द इक्विटी शेयर, जिससे वोटिंग पावर आता है। ओके, तीसरा, ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ, हम लोग में से जो शेयर होल्डर्स हैं 10% वोटिंग पावर वाले, हम लोगों ने बोर्ड को रिक्वेस्ट किया, रिक्विजिशन दिया बोर्ड को कि एक ईजीएम कॉल करो, एमडी को हटाएंगे। उस एमडी का बहुत चलती है, पावर है मतलब, ठीक है। वो एमडी ने पूरे बोर्ड को कन्विंस कर दिया कि मत कॉल करो मीटिंग। एमडी का बहुत रुतबा है उस कंपनी में। तो एमडी ने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुप करा दिया, बोला मीटिंग कॉल नहीं होगा। अगर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो हम लोगों को क्या बोला जाएगा? रिक्विजिशनिस्ट। अगर हम लोग के बोलने पे बीओडी मीटिंग कॉल नहीं करेगा तो कौन कॉल करेगा? हम लोग खुद। अगर बीओडी हम लोग के बोलने पे मीटिंग कॉल नहीं कराएगा तो हम लोग खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं, ये पावर हम लोग के पास है। बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स इफ द बीओडी फेल्स टू कॉल ईजीएम। ठीक है, अब आगे का स्टोरी मैं बोलने जा रहा हूं, लिसन केयरफुली। अब बोर्ड की जरूरत नहीं, जस्ट सुनो। क्या हुआ कि हम लोग सब जो 10% शेयर होल्डर्स वाले हैं, हम लोगों ने बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि मीटिंग कॉल करो। बोर्ड ने मीटिंग कॉल नहीं किया तो फिर हम लोग कॉल करेंगे। हम लोग कॉल कहां पे करेंगे? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अरे मीटिंग कहां पे होता है? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पे होता है, नहीं तो उसके आसपास होता है। तो हम लोग सारे शेयर होल्डर्स जमा हो गए, सबको नोटिस भेजा हम लोगों ने, सारे शेयर होल्डर्स को न्योता दिया कि आप लोग सबको आ जाओ, क्योंकि मीटिंग में खाली 10% होना रहेगा, मीटिंग में तो पूरा 100% आएगा। यू हैव टू कॉल एन ईजीएम ना। ईजीएम में खाली हम लोग 10% ही आएंगे क्या? पूरा 100% आएगा। तो हम लोग ने सबको न्योता दिया, हम लोग सारे शेयर होल्डर्स आ गए। वी रीच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और गेट कीपर को बोला हटो, हम लोग को अंदर ईजीएम कॉल करना है। एमडी को मालूम था ऐसा कुछ जरूर होगा। एमडी पहले से पूरा रेडी था, पुलिस फोर्स बुला रखा था। हम लोग सब पे भगा दिया हम लोग को। ठीक है, हम लोग बहुत अग्रीव्ड हो गए। बगल में ही हम लोगों ने एक हॉल बुक किया शादी का, मतलब हॉल शादी का था पर उसमें करेंगे मीटिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने एक हॉल बुक किया बगल में ही रजिस्टर्ड ऑफिस के, और वहां पे ईजीएम कंडक्ट किया। ईजीएम वहां पे कंडक्ट किया और रेजोल्यूशन पास कर दिया, रिजॉल्व दैट एमडी ऑफ द कंपनी मिस्टर रामचंद्र बी एंड इज हियर बाय रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 169। ठीक है, सेक्शन में जाओ, तो हटा दिया। ओके, हम लोगों ने जैसे ही रेजोल्यूशन पास किया, हम लोगों ने अपने रेजोल्यूशन का कॉपी आरओसी में जमा दिया और बोला इसको हटवाओ, हटाओ इस एमडी को। अब एमडी क्या करता है, वो कंपनी लॉ बोर्ड का दरवाजा खटखटाता है और बोलता है कि मैं नहीं हटूंगा। क्यों? एमडी बोलता है कि इन्होंने जो ईजीएम किया है ना वो इनवैलिड ईजीएम है। एमडी बोलता है कि हम लोगों ने मिल के जो ईजीएम किया था ना हॉल में, वो बोलता है इनवैलिड है, वो माना नहीं जाएगा। सीएलबी बोलता है बिल्कुल माना जाएगा। सीएलबी बोलता है बिल्कुल माना जाएगा। वो लोग तो आया था रजिस्टर ऑफिस में करने के लिए, तुम ही उन लोगों को घुसने नहीं दिया है। तो वो लोग बगल में जहां पे भी करेगा पूरा अलाउड है, तुमको हटना पड़ेगा। एमडी विल हैव टू स्टेप डाउन, उसको हटना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट डायग्राम होने वाला है ना,
मैं इस पूरे पोर्शन पे बी एंड सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे स्पेस में जो तुमको दिख रहा है बोर्ड पे, डी हो चुका, ए सिंपल, बी और सी इंपॉर्टेंट, तो इसको लेके मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं, वो ड्रॉ करना है। आईटीसी इंडिया का है भाई, हाँ इंडियन कंपनी आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। अरे उसका नाम कई बार चेंज हुआ है। आईटीसी का सबसे पहले नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी, बाद में जब उसमें से ब्रिटिश राज हट गया था और ब्रिटिश होल्डिंग खत्म हुआ आज़ादी के, ये तो आज़ादी की पुराना कंपनी है ना, 104 साल हो चुका है आईटीसी को बने, तो बाद में इसका नाम फिर इंपीरियल टोबैको कंपनी से इंडियन टोबैको कंपनी किया गया। फिर इंडियन टोबैको कंपनी में ये लोग अपना नाम छोटा किया कि बहुत लंबा नाम हो रहा है, छोटा करो, तो नाम किया गया I.T.C, आई फुल स्टॉप टी फुल स्टॉप सी। उसके बाद वापस से नाम चेंज किया और फुल स्टॉप को भी हटा दिया, तो अब नाम हो गया आईटीसी। अगर आज कोई पूछेगा आईटीसी का नाम क्या, तो बस आईटीसी है, कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब इधर कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय रिक्वेजिशनिस्ट, मैं डायग्राम बना रहा हूं। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है,
which I have to explain. हो गया? ठीक है, डिस्कस कर रहा हूं, सुनो. दिस इज द डेट ऑफ रिसिट ऑफ रिक्वेजिशन. कितने शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट करेंगे? शेयर होल्डर्स होल्डिंग 10% ऑफ द इक्विटी शेयर्स या वोटिंग पावर. उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेजिशन भेजा कि ईजीएम कॉल करो. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो प्लीज. मैं ये पूरा 45 का लफड़ा समझा रहा हूं, ये बस सुनना. एजीएम हो या ईजीएम हो, एजीएम हो या ईजीएम हो, उसका नोटिस शेयर होल्डर को कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए? 21 दिन पहले मिल जाना चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं, जो लिखा हुआ नहीं है यहां पे. लिसन टू मी केयरफुली. जिस दिन कंपनी नोटिस डिस्पैच करती है ना, जिस दिन कंपनी, ध्यान से एकदम सुनना, जिस दिन कंपनी नोटिस डिस्पैच करती है वो दिन गिना नहीं जाता. सेकंड, जिस दिन एजीएम या ईजीएम होगा वो वाला दिन भी काउंट नहीं होगा. इसके अलावा कंपनी नोटिस कैसे दे रहा है? पोस्ट से दे रहा है. ठीक है, कंपनी लॉ में नियम है कि जब नोटिस को पोस्ट से भेजा जाएगा, जब नोटिस को पोस्ट से भेजा जाएगा, देन इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड विद इन 48 आवर्स. अगर कंपनी कोई भी नोटिस पोस्ट से भेज रही है, तुमको मिले या नहीं मिले, कितना भी दिन बाद मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग यही डीम करेंगे कि तुमको 2 दिन में मिल गया. कितने दिन में? 2 दिन में मिल गया. तो अब ध्यान से सुनो. एक तो जिस दिन डिस्पैच किया वो दिन काउंट नहीं हो रहा, ऊपर से 2 दिन पोस्टेज का वो काउंट नहीं हो रहा, ऊपर से एजीएम का दिन भी काउंट नहीं हो रहा. टोटल कितना काउंट नहीं हो रहा? 4. टोटल कितना काउंट नहीं हो रहा? 4. जिस दिन नोटिस डिस्पैच किया वो काउंट नहीं कर रहे, जिस दिन एजीएम या ईजीएम है वो काउंट नहीं कर रहे, 2 दिन पोस्टेज का काउंट नहीं कर रहे, तो टोटल 4 दिन काउंट नहीं कर रहे. तो तुम्हारे हाथ में नोटिस कितने दिन पहले आ जाना चाहिए? 21 दिन पहले. 21 + 4 25 दिन हो गया. 21 + 4 कितना? 25 दिन हो गया. ठीक है, इसीलिए ना जब हम लोग 21 डेज बोलते हैं, whenever we say that the length of the notice shall be 21 days, उसमें हमेशा हम लोग एक वर्ड ऐड करते हैं, 21 क्लियर डेज. 21 क्लियर डेज. क्लियर डेज मतलब जब तुम्हारे हाथ में 21 दिन तक था. ये क्लियर एकदम? अब आगे सुनो ध्यान से एक बार, सुनो प्लीज. इस 21 का उस 21 के साथ कोई लिंक नहीं है. ओके, मेरा एक्सप्लेनेशन इस बात के ऊपर था कि ये 21 से 45 कैसे सॉल्व होके निकला है. ये जो 21 से 45 हो रहा है ना, ये कैसे सॉल्व हो के आया है, मैं वो बताना चाहता हूं. हम लोग बोर्ड को रिक्वेजिशन दे रहे हैं, तो यार बोर्ड को भी तो तुम एक समय देगा कि इतने दिन के अंदर वो लोग पूरा प्लान आउट कर ले, चॉक आउट कर ले कि मीटिंग कब कॉल करना है, कैसे करना है. तो हम लोग बोर्ड को 21 दिन का समय दे रहे हैं. हम लोग जो रिक्वेजिशनिस्ट हैं, हम लोग बोर्ड को 21 दिन का समय दे रहे हैं कि 21 दिन के अंदर वो पूरा चॉक आउट कर ले कि कैसे मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है, क्या लिखा है फिर लास्ट में यहां? बोर्ड शैल डिस्पैच द नोटिस फॉर कॉलिंग ईजीएम विद इन 21 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस, रिसिट ऑफ रिक्वेजिशन. तो इस तारीख तक 21वां दिन जो है 21st डे, 21st डे तक नोटिस डिस्पैच हो जाना चाहिए. 21वां दिन जो है वो लास्ट डेट है फॉर डिस्पैच ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग ईजीएम. अच्छा, 21st डे को अगर नोटिस निकला है, जो मैं रेड में लिख रहा हूं, डोंट कॉपी दैट, वहां से 21 दिन तो क्लियर डेज का काउंट होगा. वहां से 21 दिन क्लियर डेज का काउंट होगा. तो 21 डेज + 21 देखो इधर प्लीज ध्यान से. 21वां दिन तो नोटिस डिस्पैच हो रहा है ना,
तो 21वां दिन को तो काउंट करेंगे नहीं, 22वां दिन से चालू करेंगे। तो अब ईजीएम का नोटिस का लेंथ कितना होना चाहिए? 21 डेज। तो इसमें तुम 21 ऐड कर दो, कितना आएगा? 42। फिर 2 दिन पोस्ट का, 2 दिन पोस्ट का कितना हो गया? 44। और जो मीटिंग वाला दिन है 45th, वो तो काउंट होता ही नहीं है, तो वो 45th है। समझ में आ रहा है कैसे निकला 21 से 45? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ये 21 से 45 का जो गैप है, कई जन को दिमाग में एकदम एक जबरदस्त लेवल का डाउट आता है कि लेंथ ऑफ द नोटिस तो 21 डेज है, तो इनको करना चाहिए था 21 + 21 42। कई जन को डाउट आता है कि 21 + 21 42 होना चाहिए था, वाई 45? तो उसमें जिस दिन डिस्पैच कर रहे हैं वो नहीं गिन रहे, जिस दिन मीटिंग हो रहा है वो नहीं गिन रहे, 2 दिन पोस्ट का वो भी नहीं गिन रहे, तो वो सब के लिए समय निकालना पड़ेगा कि नहीं? मैं इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूं दूसरे तरीके से। ऐसे देखो, इधर ध्यान दो, ये है 21st डे और ये है 45th डे। 21st डे एंड 45th डे। 21st डे इज द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, ठीक है? ये काउंट होगा क्या? नहीं। 45th डे इज द डेट ऑफ ईजीएम, लास्ट डेट फॉर ईजीएम, ये काउंट होगा क्या? नहीं। अच्छा, 21st और 45th के बीच में कितना दिन आएगा? कैलकुलेट करो, 23 आएगा। ये ध्यान से कैलकुलेट कर लो। 21st और 45th के बीच में 45 - 21 करेगा तो 24 आएगा। पर मैंने बोला ना कि ये और ये काउंट नहीं कर रहा, तो तुम्हारा काउंटिंग कहां से चालू होगा? 22, 23, 24 और खत्म कहां पे होगा तुम्हारा काउंटिंग? 44 पे जाके। तो टोटल कितना दिन निकल के आएगा? 23 दिन। 23 में से 2 पोस्ट का लेस कर दो, पोस्ट का कितना बचा? 21 क्लियर डेज, ठीक है? इसीलिए इस तरह से डिजाइन किया है इसको। पर ये वाला जो चीज मैंने रेड में लिखा है, तुमको ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए समझना है, एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं है। वो ऑलरेडी पढ़ा है आदमी, उसको मत समझाना बैठ के। इधर ध्यान दो, अब इसमें एक बार प्लीज नोट करना। तो यहां तक का सिस्टम क्या, लिसन केयरफुली। अब रेड को भूल जाओ, खाली ब्लू पे ध्यान दो। बोर्ड को कितने दिन के अंदर नोटिस डिस्पैच कर देना चाहिए? 21। और मीटिंग कब तक कंडक्ट हो जाना चाहिए? 45th डे तक। मीटिंग कब तक? ये है डिस्पैच ऑफ नोटिस और ये है कंडक्टिंग द मीटिंग। तो बोर्ड शुड कंडक्ट द मीटिंग विद इन 45 डेज। अगर बोर्ड नहीं किया तो हम लोग करेंगे। अगर बोर्ड नहीं किया तो कौन कंडक्ट करेगा मीटिंग? हम लोग करेंगे। हम लोग कितने दिन के अंदर करेंगे? नेक्स्ट 45 डेज। हम लोग कितने दिन के अंदर करेंगे? नेक्स्ट 45 डेज। यहां से लेकर ये जो पूरा पीरियड है, ये लगभग 45 दिन आएगा ना, 3 महीना - 45 डेज। तो इस 45 दिन के अंदर ही हम लोग को ईजीएम कॉल करना है। नाउ ये तो जितना लिखा हुआ है उतना पल्ले पड़ रहा है, लेकिन अब यहां पे देयर आर सो मेनी छोटा छोटा प्रोसीजर्स विच वी हैव टू नो। जैसे क्या हुआ, हम लोग रिक्वेजिशनिस्ट थे, हम लोगों ने बीओडी को रिक्वेस्ट किया भाई कॉल करा दे। 45 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब हम लोग को मालूम है कि नेक्स्ट 45 दिन में हम लोग को करना है। मेरी बात समझ आ रही है प्लीज? 45 डेज बीत चुका है, यहां पे खड़े हम लोग, और बोर्ड ने अभी तक मीटिंग कॉल नहीं किया। तो अब हम लोग को मालूम है कि वी हैव टू कॉल द मीटिंग। अच्छा, मीटिंग में खाली हम लोग 10% आएंगे कि पूरा 100% को आना है? तो नोटिस भेजना पड़ेगा। तो इस बार कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस कौन भेजेगा? हम लोग भेजेंगे। पर इसमें दिक्कत है ना, वी डोंट हैव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, हाउ विल वी सेंड नोटिस? मेरा बात समझ में आ रहा है? एकदम प्रैक्टिकल डाउट है। 45 दिन हो गया, अभी तक ये लोग मीटिंग कॉल नहीं किया, तो मीटिंग कौन कॉल करेगा? अपने करेंगे। अपने कौन है? रिक्वेजिशनिस्ट। पर मीटिंग में तो वी हैव टू इनवाइट ऑल द 100% शेयर होल्डर्स। हाउ विल वी इनवाइट देम? वी डोंट हैव द नेम एंड एड्रेस। तो नियम सुनो, नियम सुनो। ये जो टाइम लिमिट दिख रहा है ना यहां पे 21 से 45 के बीच में, कंपनी का ये ड्यूटी है, कंपनी का ये ड्यूटी है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 45 दिन के अंदर ईजीएम कॉल नहीं कर रहा, तो उनको इस टाइम लिमिट के अंदर ही 21 से 45 के बीच में ही हम लोगों को, रिक्वेजिशनिस्ट को, नेम एंड एड्रेस ऑफ एंड ईमेल आईडी इफ अवेलेबल ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स देना पड़ेगा। अगर बोर्ड 45 दिन के अंदर ईजीएम कॉल नहीं करता, तो बोर्ड का ये ऑब्लिगेशन है
कि बोर्ड हम लोगों को रिक्विजिशनिस्ट को नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स देगा, ताकि हम लोग खुद नोटिस भेज के मीटिंग कॉल कर सकें। तो अब क्या होगा, इस पीरियड में हम लोग जो रिक्विजिशनिस्ट हैं, वी विल सेंड अ नोटिस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और उनको बुलाएंगे कि आओ ईजीएम में। अच्छा, नोटिस कैसे भेजा जाएगा? पोस्ट से, हैंड डिलीवरी से, या फिर ईमेल से? एनी ऑफ द थ्री, एनी ऑफ द थ्री। हम लोग नोटिस हैंड डिलीवरी भी कर सकते हैं। क्यों हैंड डिलीवरी, क्यों नहीं? प्राइवेट कंपनी में 50 शेयर होल्डर है, लेट्स से कि हम लोग का प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर 50 शेयर होल्डर है। ऐसे तो प्राइवेट कंपनी में 200 तक हो सकता है, पर हम लोग के प्राइवेट कंपनी में कितना शेयर होल्डर है? 50, और सब एक ही इलाका में रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो जाके हैंड डिलीवरी भी तो कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी में हैंड डिलीवरी नहीं हो पाएगा, पर छोटे कंपनी में तो हो सकता है हैंड डिलीवरी, या फिर बाय पोस्ट, या फिर बाय ईमेल। ईमेल भी चलेगा। यहां तक क्लियर है क्या? अब बुक में आ जाओ। सेक्शन 100, कॉलिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, पहुंच गए? पहला पॉइंट क्या उसमें? बीओडी में कॉल ईजीएम ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। ओन अकॉर्ड मतलब अपनी इच्छा से, सुओ मोटो। नंबर 2, बीओडी में कॉल ईजीएम ऑन रिक्विजिशन बीइंग रेज्ड बाय द शेयर होल्डर्स। कितने शेयर होल्डर्स के बोलने पर ईजीएम किया जाएगा? 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर और इक्विटी शेयर। अच्छा, बात को ध्यान सुनो। इस पॉइंट के अंदर देखोगे ना तो 2 बुलेट मिलेगा, ए और बी। दिख रहा है क्या? सुनो, पॉइंट नंबर ए में बोला है इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, और बी में बोला है इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। क्या ऐसा कोई कंपनी होता है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता? हाँ, होता है। देर आर सर्टेन गारंटी कंपनीज। गारंटी कंपनीज में ना शेयर कैपिटल ही नहीं होता, ठीक है? ऐसा कंपनी होता है पूरे इंडिया में। ऐसा अभी 150 कंपनीज है जिनमें शेयर कैपिटल नहीं है। टोटल कंपनीज कितना है इंडिया में? 11 लाख, लेकिन बिना शेयर कैपिटल वाला गारंटी कंपनीज कितना है? 150। इनमें नहीं है, ठीक है? हिंदुस्तान क्लब इज वन ऑफ देम, हिंदुस्तान क्लब लिमिटेड। तो ऐसी कंपनियों के लिए कितना आदमी रिक्विजिशन करेगा? सेम, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, ठीक है? अंदर रीड करो, देखो ए और बी दोनों में 1/10 लिखा है। अंडरलाइन करना, ए एंड बी दोनों के अंदर 1/10 लिखा होगा, देखो मिला? अच्छा, ए में क्या लिखा है? 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर, के ब्रैकेट में लिखो वोटिंग पावर। और नंबर बी में क्या लिखा है? 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। वहां इक्विटी शेयर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पे शेयर कैपिटल होता ही नहीं है, ठीक है? पर चीज तो सेम ही है, 1/10। ये बहुत अच्छा हुआ है, तुम लोग सच में काफी मतलब इस मामले में लकी हुआ है। पहले इतना गंदगी था, बता नहीं सकते, ठीक है? नंबर ए में लिखा हुआ रहता था 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, और नंबर बी में लिखा हुआ रहता था 1/5। समझ रहे? 1/10 के बदले 1/5। तो स्टूडेंट बेचारा, उसको दो याद करना पड़ता था, 1/10, 1/5, 1/10, 1/5। एग्जाम में जाके उसका दिमाग का 1/10, 1/5 हो जाता था, उसको समझ नहीं आता था क्या लिखे, कि 1/10 होगा कि 1/5 होगा। तो इस बार इन्होंने एक अच्छा काम किया कंपनीज एक्ट 13 में, कि दोनों को 1/10 बना दिया है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट इट। फिर नीचे, उसके नीचे देखो एक हेडिंग होगा, मैनर ऑफ सेंडिंग नोटिस बाय रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है? तो ये रिक्विजिशनिस्ट लोग कैसे रिक्विजिशन भेजेंगे? सुनो, इसका तरीका है, रिक्विजिशन के ऊपर ना जितना मेंबर्स लोग हैं वो लोग सब साइन करेगा, या फिर कोई उनमें से कोई एक जन साइन करेगा, बाकी सारे लोग साइन करके उस एक आदमी को ऑथराइज कर देगा। जैसे मान लो देर आर 100 शेयर होल्डर्स हु आर रिक्वेस्टिंग, देर आर 100 शेयर होल्डर्स हु आर रिक्वेस्टिंग, तो या तो रिक्विजिशन के ऊपर 100 लोगों का साइन हो, या फिर तुम एक अलग से पेपर पे 100 लोगों का साइन ले लो और उसको अटैच करके दे दो, ठीक है? दिस इज द मैनर। इसके ऊपर ना मैं थोड़ा राइट अप भी दूंगा थोड़ी देर बाद। नीचे 3rd पॉइंट, रिक्विजिशनिस्ट कैन कॉल ईजीएम इफ द बोर्ड फेल्स टू डू सो। दिख रहा है क्या इसके अंदर? अब इसके अंदर एक लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ है जिसमें तुमको ये तीनों टाइम लिमिट मिलेगा, 21 डेज, 45 डेज, 3 मंथ्स। रीड करो। इफ द बोर्ड डज नॉट
within 20 days from the date of receipt of a valid requisition, proceed to call a meeting for the consideration of that matter on a day not later than 45 days from the date of such requisition. Then the meeting may be called and held by the requisitionists themselves within a period of 3 months from the date of receipt of requisition. ठीक है, तो ये 21, 45 और 3 महीना इसी के अंदर एक ही लाइन में लिख के दिया है. ठीक है, नीचे नोट 1. अच्छा, नोट 1 और नोट 2 ना, ये मैं थोड़ा सा अलग से बोलूंगा, लिखाऊंगा, डिस्कस करूंगा. कॉपी में आओ, गिव अ हेडिंग. कॉलिंग ऑफ EGM अंडर सेक्शन 100. Calling of EGM under section 100. Calling of EGM under section 100. अच्छा, मैं जो भी बोलूंगा इसके अंदर बुलेट वाइज बोलूंगा, 1 2 3 करके ऐसे. ठीक है, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो. बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ था नोट 1, दिख रहा है? वो नोट 1 रीड करो, मैं उसको डिस्कस करूंगा. नोट 1. ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं. नोट 1 में क्या बोला है कि सेक्शन 100 सब सेक्शन 4 के अनुसार, अपने को सब सेक्शन याद नहीं रखना है, वो बस तुम 100 ही याद रखो. सेक्शन 100 सब सेक्शन 4 के अनुसार अगर रिक्विजिशंस तो खुद मीटिंग कॉल कर रहे हैं, देन दे शुड कॉल द मीटिंग इन द सेम मैनर एज कॉल्ड बाय द बोर्ड. अगर उनके कहने पर बोर्ड ने मीटिंग कॉल कर लिया होता, अगर उनके कहने पर बोर्ड ने ही मीटिंग कॉल कर लिया होता, तो बोर्ड जिस तरह से कॉल करता उनको भी वैसे करना है. क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि बोर्ड अगर मीटिंग कॉल करवा रहा होता तो 21 दिन का नोटिस देता कि नहीं? बोर्ड अगर मीटिंग कॉल करवा रहा होता तो 21 क्लियर डेज का नोटिस देता कि नहीं? तो अगर रिक्विजिशनिस्ट लोग भी मीटिंग कॉल करेंगे, जैसे हम लोग 10% वाले रिक्विजिशनिस्ट हैं, तो हम लोग सारे 100% शेयरहोल्डर्स को बुला रहे हैं, तो हम लोग सारे 100% शेयरहोल्डर को जो नोटिस भेजेंगे, कितना क्लियर डेज का नोटिस भेजेंगे? 21 क्लियर डेज का. बोर्ड जिस तरह से मीटिंग को बुलवाता बिल्कुल वैसे ही बुलवाएंगे, बाय सेंडिंग अ नोटिस थ्रू हैंड डिलीवरी और पोस्ट और ईमेल, गिविंग एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस. लिखना नंबर 1, कॉपी में आओ. नंबर 1, if the requisitionists are calling an EGM, if the requisitionists are calling an EGM, then they should also give 21 clear days notice. Then they should also give 21 clear days notice. ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 101, ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 101, ब्रैकेट क्लोज, टू ऑल द मेंबर्स, टू ऑल द मेंबर्स. ठीक है. अच्छा, ये जो जब से मैं पढ़ा रहा था कि ईजीएम के लिए कम से कम 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है, ईजीएम के लिए, कौन सा सेक्शन में बोला हुआ है? 101. एक काम करो, बुक में नीचे देखो, 100 के बाद क्या आता है? सबको मालूम है 100 के बाद 101 आता है. नीचे देखो 101 में क्या हेडिंग है? नोटिस ऑफ मीटिंग. उसका पहला पॉइंट देखो, पहले पॉइंट में लिखा होगा लेंथ ऑफ द नोटिस 21 क्लियर डेज. मिला क्या? अच्छा, तो अगर ये रिक्विजिशनिस्ट लोग भी मीटिंग कॉल करेंगे यहां पर इस पीरियड में, तो कितने दिन के अंदर करेंगे? 21 क्लियर डेज का नोटिस देके कॉल करेंगे. अब मेरा सबसे बड़ा डाउट क्या आ रहा है? मेरा डाउट ये आ रहा है, भाई इनको कंपनी के सारे मेंबर्स का नाम, अता पता, ईमेल कैसे पता चलेगा? बोर्ड को देना पड़ेगा. नंबर 2 लिखो. नंबर 2, if the board fails to call an EGM, if the board fails to call an EGM within 45 days,
within 45 days, comma, then it is obligatory, then it is obligatory for them, then it is obligatory for them, them मतलब बोर्ड, them का मतलब लिखो ब्रैकेट में बोर्ड, ब्रैकेट क्लोज, to provide the name, comma, address, name, comma, address and email ID if available to the requisitionist within 45 days of date of requisition, within 45 days of date of requisition. यहां तक क्लियर है? तो मजबूरी है यार, या तो तुम 45 दिन के अंदर कॉल करवा ले ईजीएम, नहीं तो 45 दिन के अंदर रिक्विजिशनिस्ट लोग को नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी दे दो ताकि वो लोग कॉल करवा सके, ठीक है? अच्छा, मेंबर्स का नाम और एड्रेस तो कंपनी के पास होगा, पर ईमेल आईडी किसी आदमी का होता है, किसी का नहीं होता, तो इसने ईमेल आईडी के लिए लिखवाया ईमेल आईडी इफ अवेलेबल। ओके, यहां तक क्लियर है? अच्छा, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ाने के लिए मेरे को थोड़ा और पढ़ाना पड़ेगा, सुनना प्लीज। मैं 2-4 चीजें बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूं। नीचे बुक में ही ना 101 के बाद 102 आएगा, देखो तो 102 का, अरे नंबर से मतलब नहीं, मैं मतलब अंदर हेडिंग भी तो कुछ लिखा है ना, देखो 102 के सामने क्या लिखा है? एनेक्शर टू द नोटिस, ठीक है? एक बात को एकदम ध्यान से सुनो जो भी बता रहा हूं, ओके? फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीजन यू नीड इंफॉर्मेशन, दैट इज सिंपल। आज हम लोग कोई भी छोटा, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम लोग छोटा छोटा डिसीजन लेते हैं हर चीज का। जैसे अगर मैं अभी क्लास देने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं ऑफिस जाऊंगा कि मैं प्रिंटर के पास जाऊंगा काम कराने, तो वो मेरा डिसीजन है डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन कि मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मेरे को पता है कि मेरा प्रिंटर अभी अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं प्रिंटर के पास नहीं जाऊंगा। जैसे नेक्स्ट, तुम यहां से निकलने के बाद अगर घर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो तुम कौन सा कन्वेयंस पकड़ोगे, टैक्सी, बस, मेट्रो, वो भी तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है। तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि उन तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का भाड़ा कितना लगता है। अब तुम्हारे पॉकेट मनी या बजट के हिसाब से जो भी है तुम उसको पकड़ के जाएगा, दैट सिंपल। तो कोई भी छोटा से छोटा भी डिसीजन हम लोग लेते हैं तो उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। और मीटिंग में तो बड़ा बड़ा लेवल का डिसीजन हो रहा है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं? मीटिंग में बड़ा बड़ा लेवल का डिसीजन हो रहा है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? सीधा सा बात है। आज जैसे सोचो एक बार एग्जांपल, हम लोग एमडी को हटवाना चाहते हैं, हम लोग जो 10% वाले रिक्विजिशनिस्ट है, हम लोग एमडी को हटवाना चाहते हैं, तो क्यों हटवाना चाहते हैं? इसका रीजन तो होगा कुछ, हम लोग के पास पुख्ता सबूत होगा कि एमडी ने ऐसे ऐसे फ्रॉड किया है कंपनी में जिससे कंपनी को ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है। तो जनरली नियम क्या होता है? जनरली नियम ये होता है कि whenever you are sending a notice, ध्यान से सुनो, generally the rule is whenever the company is sending a notice for calling AGM or EGM to its shareholders, then in that notice it will annex a statement under section 102। नोटिस कौन से सेक्शन में भेजा जाता है? 101। और उस नोटिस के साथ एनेक्शर कौन से स्टेटमेंट सेक्शन में दिया जाता है? 102 में। कि नोटिस के साथ एक एनेक्शर भी भेजा जाएगा जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, ठीक है? एमडी को हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? अगर हम लोग अपना एफएमसीजी वाला बिजनेस बेचना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? 20% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर दान देना चाहते हैं फ्लड विक्टिम्स को तो क्यों 20% देना चाहते हैं?
हर एक बात का पूरा रीजन इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, ये नियम होता है। ओके, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। कंपनी जब भी कंपनी शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगा ना, तो इट इज मैंडेटरी कि उस नोटिस के साथ एनेक्शर ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर 102 साथ में अटैच करेगा ही करेगा। बट जब रेक्विजिशनिस्ट लोग नोटिस भेजते हैं ना, अगर कंपनी नोटिस भेजा होता तो कंपनी अपने नोटिस में 102 का एनेक्शर लगाया होता, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया होता। लेकिन अगर रेक्विजिशनिस्ट लोग यहां पर नोटिस भेज रहे हैं ना, तो उनके लिए 102 का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का एनेक्शर लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, कंपनी भेजती तो कंपनी के लिए जरूरी है, पर रेक्विजिशनिस्ट भेज रहे तो जरूरी नहीं है। लिखो थर्ड पॉइंट, इफ रेक्विजिशनिस्ट आर सेंडिंग अ नोटिस, if requisitionists are sending a notice for calling EGM, comma, it is not necessary to annex, it is not necessary to annex, ANNEX, annex an explanatory statement under section 102 under section 102। अरे क्लियर रहेगा, इस पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है सब चीज के ऊपर। ठीक है, अब एक मेरी बात को सुनो, ये लोग जो नोटिस भेज रहे हैं ना, ये रेक्विजिशनिस्ट लोग जो नोटिस भेज रहे हैं, उस नोटिस में इन्होंने सारे शेयरहोल्डर्स को गया है, 100% शेयरहोल्डर्स को इन्होंने नोटिस भेजा। नोटिस में इन्होंने लिख दिया कि हम लोग मीटिंग कॉल कर रहे हैं टू रिमूव द एमडी। ओके, पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि क्यों रिमूव कर रहे हैं एमडी को, एमडी को रिमूव कर रहे हैं, पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि क्यों एमडी को रिमूव कर रहे हैं। ऐसा नोटिस जिसमें रीजन ही नहीं लिखा है कि क्यों हटाया जा रहा है, वैलिड है या इनवैलिड? मैं बोल रहा हूं वैलिड है। जब रेक्विजिशनिस्ट लोग भेजते हैं, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, कंपनी अगर नोटिस भेजेगा ना तो उसमें रीजन लिखना कंपलसरी होता है। जब रेक्विजिशनिस्ट लोग नोटिस भेज रहे हैं, दे मे नॉट राइट द रीजन फॉर द एजेंडा। तो रीजन अगर नहीं भी लिखा तो चलेगा। नंबर 4, requisitionist may state the reason requisitionist may state the reason for the resolution to be passed in the notice। अच्छा, मैंने क्या लिखाया? रेक्विजिशनिस्ट में, शैल तो नहीं बोला। अगर मैं बोलता रेक्विजिशनिस्ट शैल, तब मतलब उनको देना पड़ेगा रीजन। में मतलब दे भी सकता है, नहीं भी। सर्कल द वर्ड में, रेक्विजिशनिस्ट में को सर्कल करो, मतलब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, रेक्विजिशनिस्ट लोग ने नोटिस में दिया नहीं, क्यों? तो एमडी जो है ना, उसने मीटिंग करवाने नहीं दिया, और एमडी जो है कंपनी का, वो सीएलबी में जाके केस कर रहा है कि ये लोग तो नोटिस में ये भी नहीं लिखा कि मेरे को क्यों हटाना चाह रहा है। एमडी बोल रहा है, तो सीएलबी बोलेगा जब रेक्विजिशनिस्ट लोग मीटिंग कॉल करते हैं ना, तो उनके लिए रीजन लिखना जरूरी नहीं होता। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, ये रेक्विजिशनिस्ट लोग अगर कहीं पे भी मीटिंग करेगा तो खर्चा लगेगा कि नहीं? अरे हॉल बुक करने का खर्चा है, लोगों को ऑर्गेनाइज करने का खर्चा है, हर चीज का पैसा लगता है, नोटिस भेजने का भी तो पैसा लगता है। ठीक है, तो वो पैसा रेक्विजिशनिस्ट लोग अपने पॉकेट से बियर करेगा कि कंपनी को देना है? कंपनी को देना है। बुक में नोट 2 पढ़ो। देखो नोट 2 में पहले ही लिखा हुआ है एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब रीजनेबल होना चाहिए बस। ठीक है,
अनरीजनेबल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। रीजनेबल एक्सपेंस यानी नोटिस का खर्चा, एक सही जगह पे आप मीटिंग कर रहे हो उसका खर्चा, ठीक है। एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम शैल बी डिफरेड बाय द कंपनी, ओके। मतलब तुम रीजनेबल खर्चा कर सकता है ये लोग, ये नहीं कि एकदम क्या हुआ क्या कोई डाउट है क्या? ठीक है, हाँ हाँ उतना भी, मतलब थोड़ा सा वो रिफ्रेशमेंट्स भी चलेगा, मतलब एक लिमिट तक, ठीक है। वो लिमिट कहीं डिसाइडेड नहीं है, मतलब दैट्स, छोड़ो। ये सब तो अब तुम ऐसा बोले डायरेक्टर को चिंदी चोर है क्या है? कंपनी का डायरेक्टर है कि क्या है वो? कुछ भी करना, ठीक है। सुनो नेक्स्ट, अच्छा कॉपी में कितना नंबर चल रहा था अपना? 5। Notice may be sent by the requisitionist. Notice may be sent by the requisitionist by notice may be sent by the requisitionist by number one registered post, by number 1 registered post, number 2 courier oblique speed post, courier oblique speed post, number 3 electronically, ब्रैकेट में लिखो ईमेल। अच्छा मेरी बात को प्लीज सुनना ध्यान से। कंपनी लॉ में ना, कंपनी लॉ में जब भी ये लोग इलेक्ट्रॉनिकली बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे एक मैं बता रहा हूँ, जो सुनो, एक होता है ईमेल भेजा मैंने तुमको, मैं एसएमएस भेजूंगा तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिकली है। एसएमएस मैं तुमको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, सारे शोल्डर्स अगर व्हाट्सएप पे, ऐसे होगा नहीं कभी भी, पर मान लो जस्ट आर्ग्यूमेंट के लिए सारे शोल्डर्स व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना के रखा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली माना जाएगा, ठीक है। फेसबुक वो भी इलेक्ट्रॉनिकली माना जाएगा। फैक्स समझता है तो फैक्स मशीन वो भी इलेक्ट्रॉनिकली माना जाएगा। अब पूरे कंपनी लॉ में ना अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉनिकली का अलग अलग मतलब है। पूरे कंपनी लॉ में इलेक्ट्रॉनिकली का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब है। यहां पर मैंने क्या लिखाया? ईमेल। कहीं और एक जगह है जहां लिखा हुआ है ईमेल और फैक्स, ठीक है। कोई और एक जगह जहां लिखा हुआ है ईमेल और फैक्स, वो भी नहीं है, जब आएगा तो बताऊंगा। लेकिन कहीं पर भी एसएमएस नहीं है, कहीं पर भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सब कुछ नहीं है। जब इलेक्ट्रॉनिकली बोला जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज आना चाहिए, ईमेल या फैक्स। यहां पर क्या? सिर्फ ईमेल, ठीक है। अगर ईमेल आईडी है तो, रेसिपिएंट का ईमेल आईडी नहीं है तब तो भाई पोस्ट देना पड़ेगा। अच्छा और एक चीज है, यहां हैंड डिलीवरी भी नहीं है। सुन लो, जब कंपनी नोटिस भेजती है ना, जब कंपनी नोटिस भेजती है तो हैंड डिलीवरी से भी दे सकती है, पर जब ये लोग करेंगे ना तो हैंड डिलीवरी नहीं चलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है प्लीज? ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट। ईजीएम सेक्शन नंबर 100 होता है। अब नीचे देखो सेक्शन 101, नीचे देखो प्लीज। अरे क्या ब्रेक दूं मैं? वो नहीं होगा, मतलब सेक्शन 101 प्लीज नीचे देखना। 101 का नाम क्या है? नोटिस फॉर कॉलिंग मीटिंग। अच्छा, इसके अंदर पहला पॉइंट लेंथ ऑफ द नोटिस, वहीं पर देखो अंदर लिखा होगा 21 क्लियर डेज, उसको बॉक्स करना। अच्छा, जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं, जस्ट फॉर नॉलेज, ध्यान से सुनना एक बार। इंटर में एक चैप्टर है ये वाला, जनरल मीटिंग। फाइनल में चैप्टर आता है बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग का नोटिस शेयर होल्डर को कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए? 21 क्लियर डेज। बोर्ड मीटिंग का नोटिस
बोर्ड मीटिंग का नोटिस, अच्छा बोर्ड मीटिंग में शेड्यूल आएगा क्या? डायरेक्टर आएगा, तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस डायरेक्टर को कितने दिन पहले मिल जाना चाहिए? 7 क्लियर डेज। ठीक है, एक काम करो, नीचे फूटर में लिख लो ना, फूटर में लिखो लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग इक्वल टू 7 क्लियर डेज, 7 क्लियर डेज। ठीक है, अच्छा एक सुनो, ध्यान से सुनना प्लीज। हम लोग जनरल मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड मीटिंग। जो भी मैं बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है। जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए? 21 डेज। ये अपना बातचीत हो गया। अब मेरा नेक्स्ट बात सुनो यार, कभी कोई 8 अरबी तो मतलब हिंदी में कभी कोई अर्जेंट काम तो पड़ ही सकता है, ठीक है। कभी कोई अर्जेंट काम तो पड़ ही सकता है, मतलब कि जल्दी हम लोग को कॉल करना है। 21 दिन का टाइम नहीं भाई, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जल्दी आ जाओ, 10 दिन में आ जाओ, 7 दिन में आ जाओ, हो सकता है ना। क्या अर्जेंटली जनरल मीटिंग कॉल किया जा सकता है विदाउट 21 डेज का नोटिस, या फिर विद अ शॉर्ट नोटिस? शॉर्ट नोटिस पे करना मतलब 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन में करना। क्या ये संभव है क्या? हाँ संभव है इफ, नेक्स्ट पेज में देखो, ये संभव है इफ 95% of the members who are entitled to vote give their approval। अगर कंपनी के 95% मेंबर्स रेडी हैं, जो आने वाले थे वो लोग रेडी हैं, वो लोग कंपनी को राइटिंग में अप्रूवल दे देते हैं या ईमेल से अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा, तो फिर चलेगा। ओके, यू कैन कॉल एन ईजीएम ऑन शॉर्ट नोटिस ऑल्सो। क्लियर बात एकदम? अच्छा, ये जो 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एट द मीटिंग, इसको पूरा हाईलाइट कर लो। तो 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग, इसको हाईलाइट करो। मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूं, किसी स्टूडेंट का इसमें डाउट आ सकता है, तो जो डाउट आ सकता है वो बता ही रहा हूं, सुन लो प्लीज। एक स्टूडेंट बोलता है, ध्यान से सुनो, उसका डाउट बहुत ही लेजिटिमेट है। उसका डाउट क्या है कि कंपनी के अंदर टोटल 100 शेयर होल्डर्स हैं। ध्यान से, कंपनी के अंदर टोटल 100 शेयर होल्डर्स है, मतलब ह्यूमन बीइंग कितना है? 100, ठीक है। इनमें से 5 शेयर होल्डर्स सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स है, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? 5 शेयर होल्डर। वो 5 शेयर होल्डर अकेला, वो 5 शेयर होल्डर, पांचों जन, वो 5 जन, सिर्फ वो 5 जन मिलाकर कंपनी के अंदर 96% इक्विटी शेयर होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। और बाकी जो 95 मेंबर्स हैं, दे होल्ड ओनली 4% ऑफ द इक्विटी शेयर्स। एक बार ड्रॉ कर देता हूं। कंपनी में टोटल है 100 मेंबर्स। अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, 95 मेंबर्स, दे होल्ड 4% equity shares. On the other hand, there are 5 members only and they hold company के अंदर 96% equity shares, ठीक है। The question is, अगर ये लोग अलाउ कर दें शॉर्ट नोटिस, अगर ये लोग अलाउ कर दें शॉर्ट नोटिस, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? वहां ये थोड़ा ना बोला 95% ऑफ द वोटिंग पावर, वहां क्या लिखा है? 95% ऑफ इक्विटी शेयर। मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, सुनो, वहां क्या लिखा है? 95% ऑफ इक्विटी शेयर, या 95% ऑफ वोटिंग पावर, या 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट। 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट, मतलब ह्यूमन बीइंग का 95% देखना है तुमको इक्विटी शेयर का 95% नहीं देखना, तुमको वोटिंग पावर का 95% नहीं देखना, तुमको लोग कितने उनको देखो, इंसान को देखो,
कि जितना टोटल इंसान है उसका 95% हाँ बोला कि नहीं बोला। ठीक है, ये याद रखो, यहां मिस्टेक नहीं चाहिए। वोटिंग पावर से कुछ नहीं होगा, ये 5 लोग शॉर्ट नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां ये नहीं लिखा हुआ है। एक लैंग्वेज होता है, सुनो, लैंग्वेज इज लाइक दिस। अगर यहां लिखा होता शॉर्ट नोटिस शैल बी अलाउड इफ members holding 95% of equity shares या फिर members holding 95% of voting power, तब तो ये लोग करते। लेकिन यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है 95% of the members who are entitled to attend and vote। तो इंसानों का 95% लेना है, इक्विटी शेयर या वोटिंग पावर का 95% नहीं। याद रहेगा? ये क्लियर एकदम? ठीक है। नीचे एजेंडा, टाइम एंड प्लेस। ये तो ऑब्वियस बात है ना कि अगर आप कोई नोटिस भेजोगे तो उसमें एजेंडा लिखना चाहिए कि नोटिस में क्या रेजोल्यूशन होगा, उस दिन आके क्या डिसीजन लेंगे। टाइम एंड प्लेस पता होना चाहिए, डे पता होना चाहिए। अच्छा, और एक बात मेरी सुनो, इफ द कंपनी इज सेंडिंग अ नोटिस, इफ द कंपनी इज सेंडिंग अ नोटिस, देन साथ में 102 का अटैचमेंट एनेक्चर जाएगा कि नहीं? जाएगा। बट इफ द रिक्विजिशनिस्ट आर कॉलिंग अ नोटिस, 102 का एनेक्चर जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, मतलब वो जा भी सकता है, मतलब नेसेसरी नहीं है। ठीक है, पर कंपनी अगर नोटिस भेजेगी तो मैंडेटरी है। अंदर का लाइन पढ़ो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एजेंडा, टाइम एंड प्लेस। अंदर का लाइन पढ़ना प्लीज। एवरी नोटिस ऑफ अ मीटिंग शैल स्पेसिफाई द प्लेस, डेट, डे एंड द आवर ऑफ द मीटिंग एंड शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड का मतलब होता है एजेंडा, कि कौन कौन सा डिसीजन लिया जाएगा उस दिन। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? फिर नीचे देखो रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स के बगल में लिखो इंपॉर्टेंट। रेसिपिएंट्स के बगल में लिखो इंपॉर्टेंट। ये ना सुनो एक बार प्लीज। एग्जाम में एक बार आईपीसीसी में, काफी पहले की बात है, 6-7 साल हो गया, आईपीसीसी में एक बार क्वेश्चन आया था, विच पर्सन्स are entitled to receive the notice of AGM। ऐसा क्वेश्चन ना 2 ही जगह आता है दुनिया में, या तो सीएमए फाइनल के एग्जाम में आता है या आईपीसीसी में आता है, कि किसको मिलना चाहिए था नोटिस। एक ऑर्डिनरी आदमी का दिमाग बोलेगा द मेंबर्स, शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए, लेकिन और भी लोगों को मिलता है। किसको? ऑडिटर को मिलता है। कंपनी का जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर हैज द राइट एज वेल एज द ड्यूटी टू अटेंड एजीएम। ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर वो होता है जो, अच्छा ऑडिटर पता है ना क्या होता है? क्या बोलूं? ऑडिटर वो होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ऑडिटर को भी एक नोटिस जाएगा और कंपनी का डायरेक्टर को भी तो आना चाहिए, तो डायरेक्टर को भी नोटिस जाएगा। ठीक है, देखो नोटिस किसको जाना चाहिए? अंदर 3 नाम है। नंबर ए, every member of the company or legal representative of the deceased member। जैसे कोई मेंबर मर गया है तो मेंबर के मरने के बाद मेंबर का शेयर्स किसको चला जाएगा? उसके लीगल हेयर को, तो फिर लीगल हेयर को नोटिस देंगे। और द असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर। ध्यान सुनो, अगर कोई मेरा मेंबर बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरा बैंकरप्ट मेंबर का सारा शेयर्स किसके नाम पे जाता है? लिक्विडेटर होता है ना। जैसे मान लो एक दिन तुम सुबह सुबह उठे और तुम बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, तो कोर्ट तुम्हारे ऊपर, ऐसे होता नहीं है, वो कोई भी आदमी को बैंकरप्ट बनने के लिए हाई मतलब कोर्ट से पिटिशन देना पड़ता है। कोर्ट फिर बोलता है, तुमको डिक्लेयर करता है टेक्निकली कि ये आदमी हो गया इंसॉल्वेंट। तब तुम्हारे ऊपर कोर्ट एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है, जो तुम्हारे सारे असेट को अपने कंट्रोल में लेता है, बेचता है और क्रेडिटर्स को पे करता है। इस आदमी को लिक्विडेटर या असाइनी बोलते हैं। तो अगर मेरा कोई शेयर होल्डर बैंकरप्ट हो गया तो उसके लिक्विडेटर को भेजेंगे, वही लिखा है असाइनी। नंबर बी, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नंबर सी, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी दैट डायरेक्टर शुड ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी? ये मैंने लिखा है क्या कहीं? ये बोल दिया था ना मैंने, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ डायरेक्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, पर नोटिस उसको जाएगा। लास्ट, एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन का मतलब एक्चुअली होता है ना, किसी गलती को माफ कर देना होता है ना, एक्सक्यूज कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोनरेट कर देना। ध्यान से सुनो, कोई गलती को माफ कर देते हैं ना, एक्सक्यूज कर दिया, उसको अपने लीगली बोलते हैं एक्सोनरेट कर देना।
ठीक है, अब सुनो, एक बार सुनना प्लीज। कंपनी से ना एक्सीडेंटली एक गड़बड़ हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ था, जानबूझ के गड़बड़ नहीं हुआ था, एक्सीडेंटली हो गया कि हम लोग किसी को नोटिस देना रह गया, नहीं दे पाए। कोई एक शेयर होल्डर था, उसको एक्सीडेंटली नोटिस नहीं दे पाया। जैसे अब क्या हुआ सुनो, आई एम ऑल्सो वेरी छोटा शेयर होल्डर ऑफ RIL रिलायंस, तो एक्सीडेंटली वो लोग मेरे को नोटिस नहीं दे पाए। मेरा एड्रेस गलत लिखा हुआ होगा उनके पास, ठीक है, मेरे एड्रेस में कुछ ऊट पटांग हो गया और एक्सीडेंटली मेरे को नोटिस नहीं दे पाए। अब मेरे को एकदम ताव आ गया, ओके, मैंने बोला कि मैं लॉ पढ़ाता हूं और मैं लॉ में पढ़ा हुआ हूं, प्रॉपर्ली कन्वीन्ड, प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड, प्रॉपर्ली कंडक्टेड, तो मेरे को नोटिस नहीं दिया। मीटिंग इज नॉट प्रॉपर्ली कन्वीन्ड, देयरफॉर इनवैलिड मीटिंग, सो रिलायंस का मीटिंग कैंसिल होगा, फिर से एक बार मीटिंग होल्ड होगा मेरे खातिर। चलेगा? नहीं चलेगा। एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ था, जानबूझ के नहीं हुआ था, ठीक है, तो वो मीटिंग उससे वैलिड का वैलिड ही रहेगा, दोबारा मीटिंग नहीं होगा। रीड करो, एक्सोनरेशन। इधर बोर्ड पे एक बार देखो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात को तुम अच्छे से समझ लो, कंपनीज एक्ट 13 सेक्शंस के अंदर नहीं है, वो रूल्स के अंदर है। अगर मेरे को कंपनीज एक्ट 13 सेक्शन से ही पढ़ाना है ना, तो मैं बिना नया एक्ट का नाम भी लिए पूरा 1956 वाला एक्ट पढ़ा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इट इज सेम। अगर तुम सेक्शन का मेरे से बात करेगा तो 1956 वाला एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन की बात करोगे तो अंदर का जो ज्ञान है ना एकदम मिलता जुलता है। तुम लोग देखा ही था, 3 सेक्शन आज दिखाया था, 97, 98, 99, पूरा मिलता जुलता है। असली डिफरेंस कहां पे आ रहा है? रूल्स में आ रहा है। रूल्स में बहुत कुछ नया नया चीज आ चुका है, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। एक लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, ITC, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, ये अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस देना चाहती है AGM और EGM का, ठीक है, नोटिस देना चाहती है, तो कैसे दे सकती है? ये नया चीज निकला है, इसके ऊपर नया रूल्स निकला है कि अगर एक लिस्टेड कंपनी नोटिस देना चाहता है अंडर सेक्शन 101 टू ऑल इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो कैसे दे सकता है? तो वो सीखना जरूरी है। दैट्स न्यू, जो समथिंग ऐसा कुछ जो 2013 में है, 1956 वाले में नहीं था, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं बोर्ड पे। इधर ध्यान दो, मैंने बोर्ड पे 4 नाम लिखा है, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, लिस्टेड कंपनी। इधर देखो, लिस्टेड कंपनी, ये नाम सुना होगा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है मैं बता रहा हूं।
डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन। ये चीज क्या मैं बता रहा हूं, हम लोग ना ज्यादा से ज्यादा चीज को इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहते हैं बिकॉज इट इज फास्टर। आज मतलब एकदम सिंपल बात है, आज अगर देखो मैं तुमको एक सीधा बात बता रहा हूं, जस्ट लिसन केयरफुली। मैं तुम लोगों को नोटिस देना चाहता हूं, आई एम द कंपनी, यू आर माई शेयर होल्डर्स। मैं तुम लोगों को नोटिस देना चाहता हूं। नोटिस में कितना पचड़ा बता दिया ना तुम, 21 क्लियर डेज का। अगर मैं डिस्पैच करूंगा तो एक तो मेरा पोस्टल का खर्चा लगेगा, अगर मैं तुमको पोस्ट से भेजूंगा तो पोस्ट का खर्चा लगेगा पहला, ईमेल से भेजूंगा तो खर्चा लगेगा क्या? नो। दूसरी बात है, अगर मैं पोस्ट से भेजूंगा, वो भी तुमको मालूम है कैसा पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी? ईमेल भेजेंगे तो मिलेगा। अच्छा एक बात बता देते हैं, तुम कभी भी अगर मेल भेजा ही होगा जीमेल से, तो कई बार क्या होता है, जीमेल से जब अपने किसी रॉन्ग एड्रेस पे भेजते हैं तो हाथों हाथ एक इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता है ना, नीचे लिखा हुआ डिलीवरी टू द फॉलोइंग रेसिपिएंट फेल्ड परमानेंटली, देखा होगा। तो ईमेल से भेजेंगे तो अगर नहीं डिलीवर हुआ तो पता चल जाएगा हाथों हाथ। ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजेंगे तो भगवान ही जाने, पता चलेगा नहीं पता चलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता। थर्ड पॉइंट है, पोस्ट से अगर भेजा जा रहा है ना तो दैट्स वेरी स्लो, ईमेल से इट्स फास्ट, इट्स इंस्टेंटेनियस। एंड आजकल क्या हो गया है ना, लोग अपने घर पे पोस्ट उतना नहीं देखते जितना ईमेल देखते हैं, ये कॉमन बात है एकदम। जैसे सोचो एक बार ध्यान से, मैं तुमको एक बात बताता हूं क्या हुआ था। आई रिमेंबर इट, ये शायद साल भर या 1.5 साल पहले का बात है। कोई सीए इंस्टीट्यूट है, पार्क होटल है, उसमें कोई मीटिंग हुआ था, ठीक है। उसमें वो लोग इनवाइट किए थे, सोमवार का दिन था, मेरे को वार तो याद है, डेट याद नहीं है, सोमवार। मैं शाम को घर पहुंचा 8 बजे, तो मम्मी बोली बेटा ये सुबह चिट्ठी आया देख लो। मैं खोला कि पार्क होटल में था, आई वाज वेरी हैप्पी, चलो पार्क होटल तो जाएंगे, ठीक है। उसमें टाइम लिखा हुआ था मीटिंग का 4 बजे, सेम दिन मंडे, और ये मेरे हाथ में कितना बजे आ रहा है, रात को 8 बजे आ रहा है मेरे हाथ में। अगर वो लोग मेरे को ईमेल मार दिया होता, एसएमएस मार दिया होता, मेरे को मोबाइल पे इंस्टेंटेनियसली पता चल चुका होता। दैट इज द एडवांटेज जो इसमें कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो अब नया कंसेप्ट चालू हुआ है कि एक लिस्टेड कंपनी चाहे तो ईमेल मार के नोटिस दे सकती है रादर देन सेंडिंग इट इन पेपर। जिन जिन शेयर होल्डर्स का, और वैसे भी लिस्टेड कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स का डीमैट अकाउंट होता है तो पक्का ईमेल आईडी होगा ही। लिस्टेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये डीमैट अकाउंट होता है, तो ईमेल आईडी भी रहता है, तो उनको ईमेल मार देगा, बात खत्म, बेस्ट है एकदम। तो ये नया आया है, ठीक है। इसी के ऊपर बहुत सारा ज्ञान है जो मैं बोलना चाहता हूं। इधर ये डीमैट का चक्कर क्या है, ये पूरा समझा रहा हूं, क्या सिस्टम है डीमैट का। जैसे मान लो आई एम अ शेयर होल्डर, मैं लिस्टेड कंपनी का हूं, तो मेरे पास ना रिलायंस का पेपर वाला शेयर नहीं है मेरे पास। अगर तुम बोलोगे रिलायंस का ऐसा शेयर सर्टिफिकेट दिखाए, तो मेरे पास है नहीं ऐसा। जो भी शेयर्स है वो मेरे डीमैट अकाउंट में एंट्री की तरह दिखाई देता है। जब हम लोग ये नाम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वायर के अंदर मेरा शेयर्स बह के जा रहा है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि मैं डीमैट अकाउंट खोलूंगा तो उसमें मेरे को एंट्री दिखेगा कि मेरे पास रिलायंस का 100 स्क्रिप है या 500 स्क्रिप है, ऐसे दिखाई देगा। तो आजकल क्या सिस्टम है, इधर एक बार ध्यान देना। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं लिस्टेड कंपनी में रुपया लगाना चाहता हूं। अभी लिस्टेड कंपनी का आईपीओ आया है, पब्लिक इशू, शेयर इशू करने के लिए आया है। तो मैं लिस्टेड कंपनी को क्या दे दूंगा, एप्लीकेशन मनी, और मान लो कि मुझे शेयर अलॉट हो चुका है। लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, लिस्टेड कंपनी 2 डॉक्यूमेंट्स बनाएगी, एक तो अलॉटमेंट लिस्ट, एक क्या बनाएगी, अलॉटमेंट लिस्ट, और दूसरा क्या बनाएगी, फिजिकल शेयर्स प्रिंट करेगी पेपर में, ठीक है। लिस्टेड कंपनी एक अलॉटमेंट लिस्ट बनाएगी जिसमें पूरा नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन से इन्वेस्टर को कितना कितना शेयर अलॉट किया गया है, और साथ ही साथ पेपर वाला फिजिकल शेयर भी छपेगा। पेपर वाले फिजिकल शेयर पे हम लोगों का नाम नहीं होता, पेपर वाले फिजिकल शेयर पे किसका नाम होता है, डिपॉजिटरी का। हिंदुस्तान में 2 सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है, NSDL, CDSL, नेशनल, ये वाला एक एक करता हूं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। फुल फॉर्म याद करने का दरकार नहीं है, खाली इसी नाम से जानते हैं। अब क्या है,
इनको डिपॉजिटरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये लोग सारा फिजिकल शेयर्स को अपने पास लॉकर में बंद करके रख देगा, कस्टडी में डिपॉजिट लेके रख लेगा, और उसके बदले सिस्टम के अंदर एंट्री पास करके इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स क्रिएट कर देगा। डिपॉजिटरी क्या करता है? मेरे सारे फिजिकल शेयर को रख के लॉकर में बंद कर देता है, इसीलिए नाम है डिपॉजिटरी। और जितना फिजिकल शेयर दिया गया उतना ही फिजिकल शेयर का एंट्री मार के इलेक्ट्रॉनिक शेयर सिस्टम में क्रिएट कर देता है। जिनके पास मैं अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता हूं ना, उनको बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जिसके पास इन्वेस्टर जाके डीमैट अकाउंट कहां खोला जाता है? बैंक में खोला जाता है और ब्रोकर के पास खोला जाता है। हर बैंक हर ब्रोकर में नहीं होता, सेलेक्टेड बैंक्स हैं एंड सेलेक्टेड ब्रोकर्स है जिनमें डीमैट अकाउंट खुलता है, तो उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलता है। डिपॉजिटरी इनको बोल करना, डिपॉजिटरी इनको बोलकर हम लोग के डीमैट अकाउंट में एंट्री डलवा देगा कि इतना शेयर आ गया। तो मेरे डीमैट अकाउंट में एंट्री आ जाएगा कि मेरे पास रिलायंस का 100 स्क्रिप्ट 500 स्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, अब सुनो, ये तो लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, हर वक्त शेयर होल्डर लोग बाई सेल लगातार कर रहे हैं ना। रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, हर वक्त शेयर होल्डर्स बाई सेल कर रहा है, तो रिलायंस का शेयर होल्डर तो हर मोमेंट में चेंज होते जा रहा है। कौन है वो जो संभालता है इस पूरे काम को? ये नाम मैं फिर बताऊंगा। जनरल मीटिंग अभी और 2-3 क्लास तक चलेगा। जब तक ये जाएगा ना, एक बहुत बड़ा नया कंसेप्ट आया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, तब मेरे को वापस ये नाम बताना पड़ेगा। मतलब आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आई विल नीड दिस अगेन आफ्टर 2 क्लासेस, और तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को चाहिएगा। ये लिस्टेड कंपनीज के केस में जितना भी शेयर का इधर उधर होता है, मतलब जैसे आज मेरे को रिलायंस का शेयर बेचना है, मैं अभी अपने ब्रोकर को फोन मारूंगा, वो बटन दबाएगा, बिक गया। मेरे को शाम को ही वापस खरीदना है, मैं अपने ब्रोकर को बोलूंगा, बटन दबाएगा, खरीद लिया। एकदम सिंपल सिस्टम है, बाई सेल धड़ाधड़ होता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, डीमैट के थ्रू उन सारा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को अपने पास उसका डेटा रिकॉर्ड रखता है ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ये आरओसी नहीं है, इट इज नॉट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी नहीं। इस आदमी का नाम है R&T एजेंट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। जितना भी लिस्टेड कंपनी का शेयर का बाई सेल होता है, उस सबको अपने पास रिकॉर्ड कौन करता है? ये उसका लिस्ट कौन रखता है? ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा R&T एजेंट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी लिस्टेड कंपनी का नाम ले लो, उन सब के लिए R&T एजेंट का काम कौन करता है? कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, KCPL। मतलब इंडिया नोज इट बाय द नेम KCPL। और ये सबसे पहली वो कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंडिया में लॉन्च किया है। अभी आएगा वो बाद में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बढ़ाएंगे। आजकल क्या है, मैं कैलकाटा में बैठा हूं, सोचो आई एम रिलायंस का शेयर होल्डर, कैलकाटा में बैठा हूं, मैं बॉम्बे तो जाऊंगा नहीं रजिस्टर ऑफिस में। रिलायंस का ऑफिस कहां है? रजिस्टर्ड ऑफिस बॉम्बे। रिलायंस का मीटिंग कहां होता है? बॉम्बे में होता है। आई एम अ नॉर्मल छोटा सा शेयर होल्डर, विल आई गो टू बॉम्बे टू अटेंड द मीटिंग? मैं यहीं से इंटरनेट पे बैठे बैठे वोट कर दूंगा कि मैं फेवर में हूं कि अगेंस्ट में हूं। ये नया कंसेप्ट आया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो वो इसके थ्रू होता है, इस एजेंसी के थ्रू। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कंपनी के शेयर होल्डर्स तो पल पल पे चेंज हो रहे हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स पल पल चेंज हो रहे हैं। कंपनी को टेंशन हो गया कि यार नोटिस किसको भेजें। ध्यान से मेरी बात सुनो, कंपनी को टेंशन हो गया कि एजीएम का नोटिस किसको भेजें। जैसे मैं अभी तक रिलायंस का शेयर होल्डर था, मैंने अभी बटन दबवा के अपने ब्रोकर को बोल के अपना शेयर बिकवा दिया। ओके, तो एम आई ए शेयर होल्डर नाउ? नो। नाउ कंपनी को एजीएम होल्ड करना है तो नोटिस भेजना है, तो नोटिस मेरे को भेजेगा कि जो नया शेयर होल्डर है उसको। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि कंपनी के पास एक अपडेटेड लिस्ट होना चाहिए ना शेयर होल्डर्स का। वो अपडेटेड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स किसके पास है?
रिलायंस ने अपना ये काम किसको सौंप दिया है? आरएनटी एजेंट को। तो आरएनटी एजेंट हम लोग को नोटिस भेजता है। रिलायंस खुद नोटिस भेजने के बदले ना अपने आरएनटी एजेंट को बोल देगा तुम ही भिजवा दो नोटिस सबको, तुम्हारे पास तो सबका नाम एड्रेस अपडेटेड है ना, ये भिजवा देगा हम लोग को नोटिस। समझ में आ रहा है? कारवी के पास हम लोग का ईमेल आईडी भी है, वो ईमेल मार देगा, फट से नोटिस आ गया। ये क्लियर है? अब मैं इसके ऊपर थोड़ा लिखाऊंगा, यहां तक कॉपी हो गया सबका? हाँ, उसके ऊपर और भी ज्ञान है, एक ही सांस में थोड़ा सारा बता पाएंगे, अभी बहुत कुछ है बोलना, ठीक है? यहां तक ठीक है क्या? अब लिखो, इसके ऊपर मेरे को थोड़ा राइटअप भी तो देना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो मैं राइटअप बोलूं क्या? नंबर 1, कंपनी may send notice, company may send notice by electronic mode, by electronic mode। मतलब देखो, हैंड डिलीवरी से तो दे ही सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में तो हैंड डिलीवरी से ही दिया जाता है नोटिस। तुम आर्टिकलशिप में अगर जाएगा कभी तुमको पता चलेगा, प्राइवेट कंपनी में हैंड डिलीवरी से देते हैं हम लोग, ठीक है? अदर केस में पोस्ट से दे सकते हैं या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या है? ईमेल, लिख लो ईमेल। अच्छा, ईमेल में नोटिस देने का ना 3 तरीका होता है। ईमेल के अंदर नोटिस देने का 3 तरीका होता है। सुनो, जो नोटिस आप देना चाहते हो, एक टिपिकल नोटिस का लेंथ ना 5-6 पेज का होता है। एक टिपिकल जो नोटिस होता है उसका लेंथ 5-6 पेज का होता है। तो तुम ऐसा कर सकता है कि ईमेल के साथ वो 5-6 पेज अटैच करके भेज सकता है, नहीं तो ईमेल के बॉडी में वो 5-6 पेज लिखा हुआ दे सकता है। दैट विल बी एब्सर्ड। वो भी खैर तुम कर सकते हो कि या तो जो नोटिस है उसका पूरा बॉडी टेक्स्ट में रहे या अटैचमेंट में जाए, या फिर यूआरएल लिंक दे सकता है, ठीक है? मतलब कई जैसे ईमेल आया, ईमेल में लिखा हुआ मैंने देखा, आई एम अ शेयर होल्डर, मैंने ईमेल में लिखा हुआ देखा नोटिस ऑफ द कंपनी इज गिवन एट द फॉलोइंग लिंक, तो मैं उस लिंक को क्लिक करूंगा ना तो मैं उधर चला जाऊंगा, तो ये भी चलेगा, ठीक है? लिखो पॉइंट नंबर 2, नोटिस में बी गिवन इन द ईमेल, notice may be given in the email in following ways, in following ways, dash, number A, text, number B, attachment, number C, electronic link, नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक लिंक, ठीक है? तीनों में से कोई भी चलेगा। अच्छा, ये ईमेल आईडी किसके पास होगा? या तो कंपनी के पास होगा या फिर कंपनी का जो आरएनटी एजेंट है उसके पास होगा। नंबर 3, नोटिस कैन बी सेंट, नोटिस कैन बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज, टू द रजिस्टर्ड ईमेil IDs available with the company, registered email IDs available with the company or with the depository, or with the depository, or with R&T agent, R&T agent। अच्छा, एक चीज है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ हो गया, तुमको नहीं मिला, तो इसमें कंपनी का गलती नहीं माना जाएगा। हालांकि कंपनी को क्या करना चाहिए कि कंपनी जब ईमेल भेजेगी, अच्छा तुमको ये पता है कि हम लोग जब बल्क मेल करते हैं ना, तो जीमेल के थ्रू तुम एट अ टाइम कितना आदमी को मार सकता है मैक्स?
जीमेल के थ्रू, एसएमएस नहीं बोल रहा हूं, एसएमएस हम लोग अपने मोबाइल से कितने आदमी को एक दिन के अंदर एसएमएस कर सकते हैं? उसके ऊपर करेंगे तो फिर वो जो भी रुपया एक एक करके कटना चालू हो जाता है। जीमेल के थ्रू जब तुम मेल करते हो तो एक दिन में कितना मेल कर सकते हो? मैक्स 500। ठीक है, तो हो सकता है कि रिलायंस जैसा कंपनी जिसमें लाखों शेयर होल्डर्स है वो जीमेल से तो भेज नहीं पाएगा, तो उसको तो बल्क मेल फैसिलिटी लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो वो इन सब के थ्रू ना बल्क मेल फैसिलिटी से भी भेज सकता है, क्योंकि उसके पास इतना शेयर होल्डर्स है कि एक शॉट में मेल ही नहीं कर पाएगा, वो जीमेल से तो नहीं कर पाएगा, उसको बल्क मेल चाहिएगा। ठीक है, ये लिखा नहीं रहा हूं। ओके, नेक्स्ट नंबर कितना? 4। shareholders who do not have email ID, shareholders who do not have email ID shall be provided the notice in physical form, shall be provided the notice in physical form, मतलब उसको पेपर में जाएगा, पोस्ट में, और क्या? ठीक है, नंबर 5 ना, नोटिस का एक कॉपी वेबसाइट पे भी डाल देगा कंपनी। ठीक है, लिखो, अ कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी a copy of the notice shall be put up on the website of the company, shall be put up on the website of the company. ठीक है, लास्ट नंबर 6, ईमेल का एक सब्जेक्ट लाइन होता है ना, सब्जेक्ट लाइन में नोटिस का डेट, टाइम, प्लेस, नोटिस किस मीटिंग का है, एजीएम का है कि ईजीएम का है, ये लिखना जरूरी है। लिखो, सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल, सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल should contain the name of the company, comma, type of the meeting, comma, place and date of the meeting, place and date of the meeting. इस तरह से सब्जेक्ट लाइन के अंदर कंपनी का नाम, कौन सा मीटिंग, एजीएम की ईजीएम, एजीएम 42nd एजीएम, ठीक है, मुंबई, एंड डेट 30 अगस्त जिस दिन होगा वो, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहना चाहिए। क्लियर है? बुक में आ जाओ, यहां तक एक बार क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 102 एनेक्शर, सेक्शन नंबर 102 एनेक्शर, यहां से नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, बैठे रहो एक बार। आकाश तुमको आता है बंद करना? बटन बंद करना, खाली ट्विस्ट मत करना। रेड